ठीक है, भूलना मत, ये इंटर्नशिप का ऑफर ऑफर कह रहा हूँ। वीडियो लेक्चर लाइव देखना जरूर। जो भी होगा उसमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। जो भी होगा पता तो चलेगा मस्त वाला। मैं भी ज्वाइन करूंगा साथ में तुम्हारे साथ, ताकि हम दोनों सभी मिलके एक्सपीरियंस ले पाए क्या है करके उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल मज़ा आएगा कल। लेकिन कल तो कल, आज का क्या करेंगे? आज का शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग के बेसिक। आज हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे बात करते हैं बिना बोले, बिना व्हाट्सएप के। कैसे वो आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं, जिसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है। अगर तुम्हें नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर अगर समझ गया तो सिंपल सा इतना समझना है कि पैकेट कैसे स्विच होते हैं, कौन सा डेटा किस लेयर से होते हुए जाता है। नेटवर्किंग के कंसेप्ट में वो सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले, क्या आप सभी को लैन मैन वैन के बारे में पता है? क्या होता है लैन मैन वैन? ये बचपन में मुझे लगता है सिखाया होगा। व्हाट इज़ लैन, व्हाट इज़ मैन, व्हाट इज़ वैन, सिखाया है पहले कभी? या पहली बार है लैन मैन वैन? अच्छा, सिखाया है, कुछ कुछ को तो सिखाया है। बाकियों को ले फर्स्ट फर्स्ट टाइम है क्या? अच्छा, फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, बहुत सिंपल है। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन आती है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि क्या है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग किसे कहते हैं? तो ये तो पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन मैं मेरी भाषा में बताता हूँ। नेटवर्किंग क्या होता है? ठीक है। जब दो जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया इंटरनेट। ठीक है, वाया इंटरनेट। और आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं। आपस में एक दूसरे को डेटा शेयर और रिसीव दोनों कर पाते हैं। इस चीज़ को हम नेटवर्किंग कहते हैं। बोलूँ तो फिर से बताता हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो वाया इंटरनेट, और डेटा या रिसोर्सेज शेयर कर पा रहे हो, तो इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव में। और अगर तुम्हें इसको इंग्लिश में बोलना है तो सेम चीज़ है, जस्ट प्रोनाउंस इट लाइक व्हेन टू एंड मोर देन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड विच ईच अदर वाया इंटरनेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ये कह के काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नेटवर्किंग है ना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं हम इसमें। इसके कुछ फंक्शंस हैं। पहला, कि आप आपस में कम्युनिकेट कर पाते हो। जैसे आपके पास जियो की सिम है, मतलब आपके पास नेटवर्क है, और आप लेक्चर कर पा रहे हो या मेरे से बात कर पा रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू। तो जियो का नेटवर्क आपको कनेक्ट करवाता है इंटरनेट से, और उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाते हो। और चाहूँ तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह भेजता हूँ। मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ। इसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली ना, इंटरनेट की मदद से हम रिसोर्स शेयर कर पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अगर तीसरे टर्म में अगर बात करूँ तो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी किससे? वेबसाइट से। वेबसाइट से। ठीक है। आज प्रैक्टिकल है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है नेटवर्किंग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा है। या फिर देखने से लग रहा है कि प्रैक्टिकल है नहीं ज़्यादा। हाँ हाँ, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है। लेकिन एक रूम है ट्राहैक में के ऊपर, जो तुम सॉल्व कर सकते हो एज अ प्रैक्टिकल के तौर पर। ठीक है, देख लो, दिखा देता हूँ रूम। ये रूम है नेटवर्क फंडामेंटल्स नाम से। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पीडीएफ दे देता हूँ पहले ही, ताकि तुम इसे अपने पीसी में ओपन कर लो। क्योंकि मैं 10 बार स्क्रीन स्विच करता रहता हूँ, तो तुम्हें शायद दिखे ना बीच में। तो इसलिए पहले पीडीएफ ले लो भाई। इसे ओपन करके रख दो साइड में, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। यस, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन, अरे वही तो जानना है, बस एक बार ख़त्म कर दूँ। सिंपल है। अच्छा, नेटवर्किंग हमें समझ गया। नेटवर्किंग में ये कहा था कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रहे हो वाया इंटरनेट, मतलब उनके पास इंटरनेट है। जैसे जैसे कि मैं और आप इंटरनेट की मदद से आपस में कनेक्ट हो सके, और आपस में डेटा शेयर कर पा रहे, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कनेक्टिविटी है हमारे बीच में। इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं।
ऐसे करके आपने लिंक्डइन अकाउंट वगैरह बनाया होगा, तो उसमें देखिए हम नेटवर्किंग करते हैं, अपने लोगों को कनेक्ट करते हैं आपस में, और जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना अच्छा नेटवर्क रहेगा। ऐसा सुना होगा ना बहुत जगह पे। इसी प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, फंक्शंस में हमने देखा नेटवर्किंग की मदद से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, रिसोर्स शेयर कर पा रहे हैं, जैसे फाइल्स या प्रिंटर्स। प्रिंटर्स भी शेयर कर सकते हैं हम वाईफाई की मदद से। सुना है अभी वायरलेस प्रिंटर होता है, वायरलेस प्रिंटर जो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। हम चाहे तो इसको इसको पब्लिक कर सकते हैं कि कोई भी सिस्टम उस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकता है। और इस चीज़ को हम रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। और वैसे रिमोट एक्सेस, कभी हुआ है आपके साथ कि आपका सिस्टम खराब हो गया, तो आप एनीडेस्क के बारे में सुना होगा। एनीडेस्क क्या है? एक रिमोट कनेक्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी भी सिस्टम से रिमोट कनेक्ट कर पाते हो। सिमिलर वे पे नेटवर्किंग में तुम्हें यही कंसेप्ट है कि आप इंटरनेट की मदद से जब आपस में कनेक्ट होते हो तो आप अपना सिस्टम भी उसके साथ शेयर कर सकते हो, रिमोट एक्सेस दे सकते हो। आरडीपी के बारे में सुना होगा, ये वाला रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसकी मदद से मैं आपके डिवाइस में कनेक्ट हो सकता हूँ। आपके डिवाइस में कनेक्ट हो सकता हूँ, और ये इंटरनेट की मदद से ही होगा। ये तो लॉजिकल बात है। आपने पहले करा है? अच्छा करा है, अरे बाप रे। करा है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, फंक्शन समझ लिए। इतने सारे फंक्शंस हैं, बातचीत होती है, डेटा शेयर कर पाते हैं, वेबसाइट्स देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, और आपस में अपने अपने सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। अब नेटवर्किंग ना 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला लैन कनेक्शन। सिंपली कहूँ तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जस्ट लाइक आपके घर में जो टीवी है, ठीक है, आपके घर में जो टीवी है आपके राउटर से कनेक्टेड होगी। जिसे हम स्मार्ट टीवी कहते हैं आजकल, है ना। आपके घर की जो टीवी है आपके राउटर से कनेक्ट होगी। आपको पता है मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है रिमोट एप्लीकेशन नाम का, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो जो आपके टीवी को कंट्रोल कर सकता है। कभी इस्तेमाल करा है इसका? कभी इसका इस्तेमाल करा है कि अपने मोबाइल से टीवी को कंट्रोल करा है? करा है? अच्छा। और अगर वही सॉफ्टवेयर आप अपने दोस्त के पीसी में डालो, अब वो अपने घर पे बैठा होगा, और उसको बोलो अपने घर पे बैठ के मेरे सिस्टम को चला के दिखाए करके, मेरे टीवी को कंट्रोल करे करके, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आता है लोकल एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट। लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहता है कि जो भी राउटर से कनेक्टेड होगा, जो भी कनेक्टेड हो, जैसे कि मेरा सिस्टम, मेरा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मेरी टीवी, इनफैक्ट लैपटॉप्स, ये सारे अगर राउटर से कनेक्टेड होंगे, है ना, मैं कनेक्ट करवा भी देता हूँ इन्हें। इसे भी कनेक्ट करता हूँ, इसे भी कनेक्ट करता हूँ, और इसे भी कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। अब ये सारे के सारे राउटर के साथ कनेक्टेड है। अगर ये राउटर के साथ कनेक्टेड है तभी जाके वो आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, आपस में डेटा शेयर कर पाएंगे। और इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया मतलब तुम्हारे घर के अंदर ही चलेगा, बाहर वाला कोई भी तुम्हें एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि आपके घर की जो टीवी है मैं अपने घर से नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे राउटर से या फिर तुम्हारे से कनेक्टेड ही नहीं हूँ। सिंपली कहो तो 4 दीवालों के अंदर की बात है, सिर्फ 4 दीवालों के अंदर की बात है, कि बाहर का कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता। इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। और इसको इलुस्ट्रेट करके दिखाता हूँ मैं, इसको इलुस्ट्रेशन से दिखाता हूँ। इसकी इमेज दिखाता हूँ एक बढ़िया से। ओके, ये ज़्यादा बड़ी इमेज हो गई। हम्म ये इमेज काफ़ी होगी बताने के लिए। ये वाली इमेज, ये बढ़िया इमेज है। अब देखो लैन कनेक्शन, देखो लैन कनेक्शन इतना सा पार्ट है। ठीक है, बाकी सबको ब्लर कर देता हूँ, बाकी सब कुछ काम के है नहीं, तो अपने को जो लैन वाला काम है वही चीज़ दिखा दो। ठीक है, अब देखो लैन के ऊपर फोकस करो। अब जो लैन है ना वो आपस में कनेक्टेड है, वो सिर्फ ये दो ही डिवाइस आपस में कनेक्टेड है।
लोकल एरिया नेटवर्क। नहीं, ये इलस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, ये उतना खास है नहीं, इसको बताना बेकार हो जाएगा। अच्छा वाला इलस्ट्रेशन। सिंपली तौर में जैसे आपके राउटर से कोई कनेक्टेड है, तो बेसिकली उसे ही लैन कनेक्शन कहेंगे। बस आपके घर के अंदर का कनेक्शन, लोकल कनेक्शन। जिसकी आईपी एड्रेस पता क्या होती है? जिसकी आईपी एड्रेस आपको याद होगा, 192.168 से शुरुआत होती है, और कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। इसे प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं, जो हम जानने ही वाले हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और पब्लिक क्या होता है। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको लैन कनेक्शन के अंदर ही देखने को मिलता है, लोकल एरिया में देखने को मिलता है। कि बस आपके घर के अंदर, घर के बाहर आपकी आईपी चेंज हो जाएगी, मतलब दूसरी हो जाएगी, जिसे पब्लिक आईपी कहते हैं। ठीक है, जिसे पब्लिक आईपी कहते हैं। बिल्कुल, ये पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट है। और हाँ, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, वो हर एक राउटर ओनर के पास होता है। अगर मैं राउटर ओन करता हूँ, मेरे पास एक आईपी एड्रेस देने को देखने को मिलेगा जहाँ पे लॉगिन पैनल है। और ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स के हिसाब से अलग अलग आईपी शो करता है। ठीक है। खैर, मेरे केस में तो वो चलिए। लैन क्लियर है? सिंपली देखो ना, इमेज में देखो। ये इंटरनेट है जो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, और जो मेरा राउटर है वो मेरे सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, अलग अलग लैपटॉप से कनेक्टेड है। ठीक है। इसीलिए हम लैपटॉप्स आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं, आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं। ठीक है। लोकल एरिया में, लोकल एरिया में बस इतने ही पार्ट में हम डेटास को एक्सेस कर पाएंगे, जैसे हॉटस्पॉट वगैरह क्रिएट करते हो तब। ठीक है। दूसरा, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहला है स्मॉल स्केल, मतलब छोटे इलाके में। जैसे कि घर हो गया, बिल्डिंग तो छोड़ो, घर हो गया, छोटा सा घर। छोटे से घर में एक राउटर लगा दिया। अब वो राउटर की रेंज बहुत कम होती है, पता है ना, बहुत कम होती है राउटर की रेंज की, बस घर के कोने तक के पहुंच गए काफ़ी है करके, ऐसा होता है। ठीक है। बस घर के अंदर चलाने के लिए, एक छोटे से एरिया को कवर करने के लिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर के बाजू में एक और राउटर लगाया होगा किसी न किसी ने, उसके घर पे भी राउटर होगा, फिर थोड़ा और बाजू में देखोगे तो उसके भी घर में राउटर होगा। तो ये लैन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। सिंपली कहो तो इनका अपना अपना एक छोटा छोटा एरिया होता है। ठीक है। अब बोलोगे सर, अगर इनका छोटा छोटा एरिया होता है तो जो इन दोनों को कंट्रोल करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मैन कहते हैं, उसे हम मैन कहते हैं, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जो एक बड़े रेडियस में इनको कवर अप करता है। ठीक है। जो बड़े बड़े एरियाज में इसको कवर अप करता है। और ऑब्वियस सी बात है, मैन कनेक्शन हम सिटीज़ में लगाते हैं। जब सिटी से सिटी तक के कनेक्शन पहुंचाना हो, जैसे नागपुर से मुंबई तक वगैरह पहुंचाना हो, तब हम मैन कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हो गया, ये मेरा घर हो गया, ये घर मेरा हो गया, और ये मेरे दोस्त का घर हो गया। हम दोनों के घर पे अलग अलग राउटर है, और हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है। हम दोनों को जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जो है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज हम दोनों को कवर करती है। और ऑब्वियस सी बात है, मैन से भी बड़ा एक होता है जिसका नाम है वैन, इसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है। यस, मैन बड़ा होता है, बड़े एरिया को कवर करता है। यस, बढ़िया। अब जो लैन है ना, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी हाई स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि छोटे एरिया में कवर अप करना होता है, इसलिए इसकी स्पीड 100 Mbps से 10 Gbps तक देखने को मिल सकती है। लो लेटेंसी मतलब तुम्हारा गेम काफ़ी अच्छे से चल जाएगा। लो लेटेंसी का मतलब यही होता है कि स्पीड में आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र भी होगा और डेटा रिसीव भी होगा, वो भी काफ़ी स्पीड में। स्पीड कितनी हो सकती है? 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक। ठीक है। 10 Gbps तक। और एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे घर का राउटर, तुम्हारे घर का राउटर, या फिर तुम्हारे ऑफिस में चल रहे सारे के सारे कंप्यूटर्स जो आपस में एक राउटर से कनेक्टेड ही होते हैं। एट द एंड राउटर इसका मेन एग्जाम्पल है, क्योंकि राउटर से सभी लोग कनेक्टेड होते हैं, और राउटर की एक लिमिटेड रेंज होती है। ठीक है। एट द एंड इसका एग्जाम्पल राउटर ही है। ठीक है। और देखो, कुछ डिवाइसेस जो लैन सपोर्ट करते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें या बिल्डिंग की बात करें, हमारे स्कूल में ना एक राउटर हुआ करता था, मतलब हुआ है, विवाह पे भी हुआ है। ठीक है। अब वो राउटर है ना,
बेसिकली राउटर का काम है इंटरनेट प्रोवाइड करना, जो भी उससे कनेक्ट होता है उसको वो इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। लेकिन राउटर से ना हमें सारे के सारे सिस्टम को इथरनेट केबल की मदद से कनेक्ट करना था, और हमारे पास टोटल 50 या 60, 50 या 60 सिस्टम थे, वो भी एक क्लासरूम के अंदर। हमारे पास राउटर के अंदर इतनी जगह तो नहीं थी, और राउटर कुछ ऐसे दिखता है, अगर तुमने राउटर नहीं देखा होगा तो मैं राउटर दिखा देता हूँ। राउटर बैक साइड, हाँ राउटर का भी पीछे वाला हिस्सा देखना होगा हमें, ये रहता। ठीक है, ये है राउटर का बैक साइड। अब तुम क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे 50 कनेक्शन, मुझे 50 कंप्यूटर ज्वाइन करने हैं आपस में, मुझे 50 के 50 कंप्यूटर को ज्वाइन करना है। मेरे पास सिर्फ 4 कनेक्शन है, मतलब मैं आपस में सिर्फ 4 कंप्यूटर को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब बोलोगे सर इससे तो काम होगा नहीं, कि आपको 10-15 राउटर खरीदने पड़ेंगे क्या अगर आपस में इतने ज्वाइन करने हो तो आंसर है नहीं, आपको एक राउटर चाहिए और एक चाहिए स्विच। अब स्विच क्या होता है दिखाता हूँ। स्विच, ठीक है, स्विच कुछ आपका ऐसे सा दिखता है। इसको ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सारे पोर्ट हैं, कितने सारे पोर्ट हैं अगर तुम खुद भी गिनो तो 1 2 3 4 5 6 12 18, फिर बात की कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, लगभग लगभग अगर बात करें तो 50 के तो ऊपर ही हो गए, 50 के ऊपर हो गए। मतलब अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब जो राउटर है ना, राउटर का एक कनेक्शन मैं कहीं पे ज्वाइन कर दूंगा। राउटर का सुनो सुनो, राउटर का एक कनेक्शन मैं कहीं पे ज्वाइन कर दूंगा, और इसके सारे के सारे कनेक्शन का इस्तेमाल मैं बाकियों के सिस्टम में लगा दूंगा, जिससे मेरे राउटर के पोर्ट्स भी बचे और मेरे सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट भी हो पाएंगे, आपस में कनेक्ट हो पाएंगे इथरनेट केबल की मदद से। इथरनेट केबल देखा है ना तुमने, इथरनेट केबल, इथरनेट केबल कुछ आपका ऐसा सा दिखता है, देखा होगा आपने कभी इसको, ये रही फोटो, ऐसा दिखता है इथरनेट केबल। ठीक है, इससे हम नेट कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसे कैट 6 भी कहते हैं, ओके, ठीक है, कैट 6 भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है स्विच का इस्तेमाल करना। जो स्विच हमने देखा ना, यहाँ पे राउटर देखा, स्विच देखा, एक्सेस पॉइंट तुम्हारे वाईफाई के अंदर होता है ताकि तुम आपस में कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, ये वाईफाई के अंदर एक्सेस पॉइंट होता है, और हर एक वाईफाई के अंदर वो पॉइंट देखने को तुम्हें मिल जाएगा। मैं वाईफाई से कनेक्ट तो हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं तुम्हें एक्सेस पॉइंट दिखा ज़रूर देता, लेकिन मैं राउटर से ज़रूर कनेक्टेड हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सेस पॉइंट दिखाता हूँ। ओके, इसका एक्सेस पॉइंट दिखेगा नहीं वैसे तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्सेस पॉइंट अगर तुम्हें बात करो तो राउटर का ही एक्सेस पॉइंट होता है, और 192.168, हाँ वही वाला, वही वाला। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। राउटर, स्विच, लोकल एरिया नेटवर्क, जो बस छोटे से इलाके में कवर करते हैं अपना काम, बड़े इलाके में काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ छोटे इलाके में काम करेंगे। देन आता है एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड हर एक डिवाइस में लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गए। एनआईसी कार्ड की मदद से तुम आपस में डेटा, जैसे सिंपली कहो तो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो। ये आपके हर एक डिवाइस जो, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस हो गए, वायरलेस कैमराज हो गए, वायरलेस फ्रीजेस वगैरह हो गए, हर एक जगह जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस किया जा सके वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ताकि आपके डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट हो भी सके। देन अब बात करते हैं मैन की। लैन क्लियर है, लैन क्लियर है, लोकल एरिया नेटवर्क बस आपस में छोटे से एरिया में कवर करने के लिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैन की, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। सिंपली भाषा में कहूँ तो ये लैन से बड़े एरिया में कवर करता है रेंज को। ठीक है, अब छोटे एरिया में तो हमने इंटरनेट पहुंचा दिया, लेकिन अगर बड़े एरिया में कवर करना रहा तो हम मैन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे लैन कनेक्शन होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे लैन कनेक्शन होते हैं। ठीक है, ये ये कनेक्शन, ये कनेक्शन। अब जो मैन कनेक्शन होता है ना, ये सिटी टू सिटी होता है, जैसे नागपुर से मुंबई सिटी, अलग अलग एक मैन।
एक मैन का कनेक्शन यहाँ पे और दूसरा अलग जगह पे आपस में। ठीक है, बस थोड़ा एरिया बड़ा होता है, लेकिन एरिया बड़ा होने के कारण स्पीड स्लो हो जाती है। क्रिकेट खेला होगा सभी ने, क्रिकेट खेला होगा। अगर पिच छोटा रहा तो बॉल बहुत स्पीड से आता है ना? और अगर पिच बहुत ही ज़्यादा लंबा रहा तो बॉल की स्पीड क्या उतनी ही रहती है क्या? उतनी ही उसी स्पीड से फेंका, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इतने स्पीड से मैंने बॉल फेंक दिया, 100 किलोमीटर की बॉल से स्पीड बॉल मैंने फेंक दिया। ठीक है, सामने वाला बेहोश हो जाए, फेंक दिया बॉल। इस छोटे से इलाके में ये बॉल काफ़ी तेज़ आएगा, कि इतना तेज़ कि सामने वाला देख भी नहीं पाएगा। लेकिन वही अगर बड़े पिच में हमने फेंका बॉल, तो कितने स्लो स्लो दिखेगा, मतलब उतना रेंज कवर करने में इसको टाइम लगेगा। बॉल जाएगा ज़रूर लेकिन टाइम लगेगा। वैसे ही मैन के अंदर भी होता है। लैन कनेक्शन फास्ट होता है और मैन कनेक्शन स्लो होता है। स्लो होता है क्योंकि बहुत बड़े रेंज में कवर अप करता है, इसलिए। क्रिकेट खेला है क्या? नहीं लगता है ना कि किसी ने क्रिकेट खेला होगा। अगर ये खेला है, खेला है, बढ़िया। देखो, अब मैन कनेक्शन, घर के अंदर राउटर लगाया है, मतलब लैन कनेक्शन का। बिल्डिंग्स के अंदर छोटा सा राउटर, एक और लैन कनेक्शन। अब इन सारे के सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है तुम्हारा मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, हर एक डिवाइसेस को आपके सिटी के अंदर, बेसिकली कहो तो पूरा सिटी कवर करता है, पूरी की पूरी सिटी। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली बात है, रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी, सिटी या डिस्ट्रिक्ट तक कवर हो सकता है। स्पीड स्लो होगी, 100 Mbps या 1 Gbps तक। और ये गवर्नमेंट या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, एयरटेल, ये सारे ओन करते हैं। गवर्नमेंट खुद ओन करती है कुछ सर्विसेज। ठीक है, बस एग्जांपल के तौर पे वही सिटी, वाइड रेंज एरिया, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर पे राउटर लग गया ना, काफ़ी है ऐसा। लेकिन ये बस थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैन हमने बताया। अब बात करते हैं वैन के बारे में। अब हो गया सिटी से सिटी कनेक्शन हमने कर दिया। लेकिन अगर हमें नॉर्मल नागपुर, इंडिया, महाराष्ट्र से सीधा फॉरेन में कनेक्शन भेजना है, सिंपली कहूँ पूरा ग्लोबल कनेक्शन भेजना है, ये हो गया भाई। अब तो लोकल एरिया भी ख़त्म, मेट्रोपोलियन एरिया भी ख़त्म। अब सीधा कनेक्शन हमें दूसरे फॉरेन साइड पे भेजना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। ये ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि ये ग्लोबली कनेक्टेड होता है, बहुत ही बड़े रेंज में। और ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े रेंज में होने के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसकी स्पीड स्लो होगी। हाँ, इसकी स्पीड स्लो है, मैन से कंपेयर करें तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे हो, 100 Mbps और 1 Gbps। और वैन में तुम थोड़ी सी इंक्रीमेंट देख पा रहे हो, लेकिन उतनी ज़्यादा भी इंक्रीमेंट तुम्हें फील नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेंज होता है, तो इसलिए। ठीक है, 1 Mbps से लेके 100 Gbps। लेकिन ये बिट्स में है, बाइट में नहीं है। अगर बाइट में होता तो कैलकुलेशन के हिसाब से 12 मेगा हर्ट समथिंग कुछ पड़ा, हाँ, 12.5 मेगाबाइट्स पड़ता। खैर, कैलकुलेशन का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बताएं। तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि ग्लोबल कनेक्टेड करता है। पब्लिक या प्राइवेट ओनरशिप इसकी हो सकती है, जैसे जियो ग्लोबल कनेक्ट करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट्स के भी कुछ सर्विसेज हैं, या उनके कुछ कहो तो नेटवर्क्स हैं जो ग्लोबली प्रोवाइड वो करता है। कॉरपोरेशंस बड़े बड़े, वो भी तो ग्लोबली प्रोवाइड करना चाहते हैं आपस में अपने डेटास को, तब वो वैन का इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट सुना होगा, सैटेलाइट, एक सैटेलाइट लगा है पूरे एरिया को कवर करता है, सुना है? बस। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स मतलब जो तुम्हारे टीवी में लगता है या तुम्हारे राउटर में लगता है, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल कुछ ऐसा सा दिखता है। देखा नहीं कभी फाइबर ऑप्टिक्स? दिखाता हूँ, ये देखो, एकदम नॉर्मल केबल के जैसे। ठीक है, एकदम नॉर्मल केबल के जैसे ऐसा सा केबल वो दिखेगा। ठीक है, जिससे तुम्हारा राउटर भी कनेक्ट होता है और तुम्हारी टीवी भी। हाँ, ये प्रैक्टिकल का मंथ नहीं। हाँ, ये मंथ ज़रूर प्रैक्टिकल का है क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिकल शुरू हो ही चुकी है।
लैंड वन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ ही गया है, फिर हमारा कॉमन टीसीपी आईपी मॉडल चलेगा। ये मॉडल है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है इंटरनेट। अब वैन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमने फायर ऑप्टिक्स केबल देखा, जो तुम्हारे राउटर में लगता है, जो तुम्हारे टीवी में भी लगता है, जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। हाई स्पीड क्योंकि इसके अंदर रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उतनी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल। ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इंटरनेट या फिर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है वाइड एरिया में, छोटे इलाके में नहीं, बड़े इलाके में। दूसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर तुम्हारे पास सैटेलाइट है, तुम्हारे पास मतलब गवर्नमेंट्स के पास है, तो वो एक सैटेलाइट भेजती है और एक सैटेलाइट की मदद से काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो जाता है, और उतने एरिया में आराम से तुम डेटा या रिसोर्सेज शेयर कर पाते हो। ठीक है, अब एक सैटेलाइट से मतलब सैटेलाइट भी डिपेंड करता है। सैटेलाइट बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा रेंज कवर कर पाएगा, थोड़ा सस्ता होगा तो कम रेंज कवर कर पाएगा। ठीक है, और वैसे ही 4G 5G, 4G 5G के टावर्स तुमने देखे ही हैं, टावर्स देखे हैं। वो छोटे छोटे इलाके में होते हैं वैसे, लेकिन अगर बात करें थोड़े लॉजिकल की, तो वो टावर आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। वो टावर्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं वाइड एरिया में। ठीक है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा केबल ला दिया, आपस में कनेक्टेड होते हैं एक बड़े इलाके में, जो तुम्हें हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। इसलिए 4G 5G को वाइड एरिया नेटवर्क में कंसिडर किया गया है। और वैसे वीपीएन, वीपीएन जस्ट एक अलग पार्ट है। ठीक है, ये बस सिक्योर करता है तुम्हारे किसी भी रिक्वेस्ट को। तुम्हारे टनल तुम्हें एक प्रकार से कहते हैं एक सेपरेट रास्ता देता है, जिस रास्ते से कोई भी मलिशियस यूज़र नहीं देख सकता या नहीं आ सकता। ठीक है, ये वीपीएन का कंसेप्ट थोड़ा अजीब है इसमें, उसको तो हम अलग से देखेंगे। है तुम्हारे पे कोई वीपीएन? वीलैन वर्चुअल लैन होता है वो बस एक क्रिएट किया जाता है आपके सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बीच का डिफरेंसेस और ट्रांसमिशन स्पीड, बस इतना सी बचा है। तो कवरेज के अंदर लैन बहुत कम एरिया कवर करता है, जैसे घर हो गया, बिल्डिंग हो गई। मैन उस इलाके में थोड़ा बड़ा एरिया कवर करता है। लैन घर कवर करता है और मैन सिटी कवर करता है। और वैन तो पूरा ग्लोब ही कवर करता है, बहुत ही बड़े रेंज में। लैन काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि तुम्हारा आपस में बहुत वाईफाई से कनेक्टेड हो, बहुत पास हो, एक दूसरे के बहुत पास हो। हाँ, फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपस में डेटा बहुत फास्ट शेयर भी कर पाओगे, इसलिए ये फास्ट है। मैन मॉडरेट है, सिंपली कहूँ तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इतना कि काम चल जाएगा। वैन काफ़ी स्लो है क्योंकि यहाँ से वहाँ तक के डेटा पहुँचाने के लिए काफ़ी समय लगता है। लेकिन टेक्निकल स्पीकिंग तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्पीड है कौन फास्ट है, क्योंकि सारा कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। तो मिली सेकेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिली सेकेंड से 999 मिली सेकेंड्स तक तुम्हें डिले देखने को मिल सकता है। हालांकि आज तो उससे ज़्यादा भी फास्ट है डेटा, क्योंकि सैटेलाइट कनेक्शंस आ चुके हैं इसीलिए। ठीक है, तो पहले का चलता था, लेकिन अभी वैन भी बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पहले के ज़माने में। तो टेक्निकल बता रहा था इस बार। बस ओनरशिप में तुम देखो तो लैन तुम्हारा खुद का होता है, खुद वाईफाई परचेस करते हो, खुद उस पर पासवर्ड लगाते हो, तो वो प्राइवेट हो गया। मैन पूरे सिटी का होता है, मतलब एक सिटी में लगाया जाता है, और वो पब्लिक या प्राइवेट दोनों हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी या कॉरपोरेशन कंपनी उसे ओन कर सकती है। वैन दो लोगों का होता है, सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो एयरटेल या वोडाफोन आइडिया या आईएसपी है ना, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करके देते हैं, या तो गवर्नमेंट। दो ही लोग इसे ओन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो पहले ही दे दिया। अब ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करते हैं। मुझे बताओ, तुमने अपने कॉलेजेस के टाइम पे नेटवर्क कम्युनिकेशंस के टाइप पढ़े थे क्या? जैसे यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट क्या होता है? पढ़े इससे पहले? कभी सुना है इसके बारे में? नहीं? थोड़ा बहुत कभी, कि यूनिकास्ट मतलब एक से एक बात करने वाला, जिसके बीच में कोई दिक्कत ना दे। जैसे मैंने आपको ईमेल भेजा, मैंने आपको ईमेल भेजा, फिर आपको ईमेल रिसीव हुआ, देन आपने मुझे रिप्लाई दिया उस ईमेल का, ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई दिया। ठीक है, इसे यूनिकास्ट कहते हैं। अच्छा, क्यों यूनिकास्ट कहते हैं? क्योंकि जब मैं आपको ईमेल भेज रहा था, तो आप देख नहीं सकते हैं कि मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप पे कैसे होता है कि सामने वाला मैसेज भेज भी दिया और उसके तुरंत सेकंड्स में
या उसके भेजने से पहले भी तुम मैसेज भेज सकते हो। लेकिन यूनिकास्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। यूनिकास्ट में एक एक करके सेंड करते हो आप, जैसे एक से एक बात करना, ठीक है, एक से एक बात करना, ठीक है, सिर्फ एक से एक। जैसे जैसे अगर बात करूँ, तो अभी जो हम क्लास कर रहे हैं ना, ये मल्टीकास्ट वाला है। ये मल्टीकास्ट वाला है कि मैं अकेला तुम सभी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, एक से मल्टीपल कनेक्शंस, मल्टीपल कनेक्शंस, मल्टीपल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसे हम मल्टीकास्ट कहते हैं, इसे हम मल्टीकास्ट कहते हैं, एक से मल्टीपल कनेक्शन। आज की क्लास बोर है ना? हाँ मुझे पता है, नेटवर्किंग का कंसेप्ट ही बोर है, लेकिन ये ज़रूरी भी है हैकिंग में। और टेक्निकल अगेन एक चीज़ बता देता हूँ सीक्रेट वाली, आगे तुम्हारे बहुत काम आएगी। आज जो हम नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, आगे चल के मुझे पता है तुम इसमें से मैक्सिमम चीज़ें भूल जाओगे। लिख के देता हूँ, तुम भूलने वाले हो, ठीक है। तो मैं याद बस दो चीज़ें रहेगी, लैन मैन वैन, और बस टीसीपी आईपी नाम एक चीज़ होती है, और ओएसआई नाम की एक चीज़ होती है। यही चीज़ तुम्हें याद रहने वाली है, आई गारंटेड, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ा है, मुझे पता है। तो जो तुम्हें याद रहेगा ना, उसी कंसेप्ट के ऊपर मैं ज़्यादा जोर डालने वाला हूँ, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, सिस्टम टू सिस्टम हैकिंग करेंगे, तो वो कंसेप्ट हमारे काम आए, ठीक है। बाकी हर एक कंसेप्ट काम का है, लेकिन तुम भूल जाओगे, बस मैं वो चीज़ बता रहा था। मुझे पता है ऐसा होता है, इट्स नॉट, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा रहा हूँ, पता है होता ही है करके, कि मैं भी एक ज़माने में स्टूडेंट हुआ करता था। तो यूनिकास्ट में मतलब एक से एक कम्युनिकेट करना। जैसे अगर मुझे सिर्फ आपसे बात करना है, किससे बात करना है भाई? मुझे सिर्फ राज से बात करना है, क्योंकि ये राज पढ़ने, नाम पढ़ने अच्छा था। आदित्य है ना तुम्हारा नाम शायद, सुबह का, ठीक है। मुझे राज से बात करना है। एक तो मैं कॉल कर सकता हूँ एक से एक बात करने के लिए, या तो मैं ईमेल कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ राज को इमेज भेजना है, ईमेल भेजना है। बस इसे कहते हैं यूनिकास्ट, कि सिर्फ एक से ही कम्युनिकेट करना। सिर्फ एक से होता है ना, आजकल की जनरेशन में है कि हाँ यार मुझे तो वही चाहिए, मैं तो सिर्फ एक पे ही टिकूंगा, है ना, ये मुझे तो यूनिकास्ट करना है, मुझे तो यूनिकास्ट करना है ना। लेकिन होता यह है कि वो मल्टीकास्ट करते हैं, वो एक साथ कई के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, होता है ना। हाँ यही है यूनिकास्ट। अब याद रहेगा, अब तो याद रहेगा, अब तो याद रहेगा यूनिकास्ट मल्टीकास्ट। लेकिन ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट मतलब ये भी सेम सेम ही है, मल्टीकास्ट के जैसे ही। ये एक मैसेज सभी को डिलीवर करता है, जस्ट लाइक ये व्हाट्सअप जैसे मैंने सभी को हाय भेजा, आप सभी को आया, सभी को आया, हाँ बोलोगे सर मैसेज तो आया आपका। इसे ब्रॉडकास्ट कहते हैं, कि मैंने एक को भेजा और सभी को आ गया। और मल्टीकास्ट में आप सभी आपस में बातचीत कर पाते हो, जैसे वीडियो कॉल पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और आप सभी में से कोई भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। आया क्या तुम्हें मैसेज? बताओ थोड़ा, दिखाओ अपने हाथ पैर वहाँ पे। हाँ, बस दो ही फ़र्क है इनके बीच में। ब्रॉडकास्ट मतलब मैं एक मैसेज सभी को डिलीवर करूँगा, और मल्टीकास्ट में मैं आप सभी के साथ बात करूँगा और आप भी उस चीज़ का रिप्लाई दे पाओगे, ठीक है। बस यही फ़र्क है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। मेन चीज़ जो है ना अभी, वो है वायर्ड और वायरलेस। क्या वायरलेस हमें स्पीड ज़्यादा मिलती है, या वायर कनेक्शन ज़्यादा स्पीड देता है? तो अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए, तो मैं इथरनेट केबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब वायर्ड तार लगे मेरे सिस्टम के पीछे, दो तीन, ठीक है। इसे इथरनेट केबल कह सकते हैं, कहते हैं मतलब, जिसकी स्पीड काफ़ी इंसेन है। अगर रिचार्ज करा तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मैंने रिचार्ज सस्ता वाला करा। लेकिन काफ़ी स्पीड प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? तो कहूँ 10 Gbps तक के वो स्पीड प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर राउटर की मैं बात करूँ, तो राउटर भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू केबल की मदद से। केबल की मदद से, क्योंकि जब तुम केबल से कनेक्ट करते हो, किसी भी सिस्टम को केबल से कनेक्ट करते हो, तो बीच में कोई रोक नहीं सकता कि हाँ भाई मैं तो केबल पे खड़ा हो जाऊंगा, तेरा डेटा जाएगा ही नहीं, ऐसा है कि नहीं? तेरे केबल पे खड़ा हो जाऊंगा ताकि तेरा डेटा जाए ही ना। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। डेटा तो बराबर जाएगा ही, क्योंकि केबल से कनेक्ट करा है। लेकिन अगर वायरलेसली बात करें, थोड़ा सा वायरलेसली बात करते हैं, तो ये रहा सिस्टम, और ये आपस में वायरलेसली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो मैं इनके बीच में, अगर मैं इनके बीच में कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल रख दूँ, दीवार वगैरह ला दूँ, तो इनकी डेटा स्पीड और स्लो हो जाएगी। इनके बीच में दीवार ला दिया, इनका डेटा बहुत स्लो हो जाएगा। ये ऑब्स्टेकल के कारण और स्लो हो जाता है। लेकिन वायर कनेक्शन में ऐसा नहीं होता,
ठीक है, बारिश में भी तुमने देखा होगा नेट स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये है स्लो और फास्टर के बीच का। दूसरा कहें तो रिलायबिलिटी, वायर कनेक्शन तुम्हें ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलता है और लेस इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। सिंपली कहूँ सिंपली कहूँ तो आपने कभी बचपन में वो करा है क्या? मैंने करा है, गाली भी बहुत खाई है पापा से। तो अपना मैग्नेट लिया था और टीवी के सामने रख दिया था, जिससे टीवी पे रेनबो बन गए थे। करा है अभी क्या ऐसा? डांट तो पड़ी होगी मेरी जैसे ही। तो वो होता क्या है, होता क्या है, वो जो भी होता है, लेकिन जैसे मैं मैग्नेट को टीवी के पास लेके जाता था तो टीवी ना अलग ही नशे में चले जाता था। वो कलर छोड़ने लगता था, कभी कलर चले जाता था या फिर बीच में ऐसा स्पॉट बन जाता था अलग सा ही, जो देखने में काफ़ी मस्त मुझे लगता था लेकिन बाकियों को नहीं लगता था। ठीक है, वो मेरे लिए कला थी, लेकिन बाकियों ने उसे हटा दिया, वरना मैं आज कलाकार होता। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। और नेटवर्किंग में भी कुछ ऐसे ही होता है, नेटवर्क में भी कुछ ऐसे ही होता है। आपने जैमर के बारे में सुना है कभी? सिग्नल जैम करता है, सिग्नल जैम करता है, जैमर सुना है कभी? क्या करता है वो? आसपास के सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, कैसे ब्लॉक करता है? ये अपना खुद का एक खतरनाक सा सिग्नल भेजता है, ये अपना खुद का एक खतरनाक सा सिग्नल भेजता है, जिसके कारण बाकी सारे सिग्नल्स कट हो जाते हैं, बाकी सारे सिग्नल्स कट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों आपस में वायरलेसली कनेक्टेड थे, ये हाई मैसेज भेजता है, लेकिन इसका मैसेज कभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं क्योंकि बीच में वाईफाई जैमर था। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिया जिसके कारण मैसेज कभी पहुँचा ही नहीं। ठीक है, उसने प्यार भरे मैसेज भेजा तो था, लेकिन आगे तक कभी पहुँचा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जैमर लगा था, इंटरफेरेंस हो रहा था। वायर में ऐसा नहीं होता, वायर में ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। अगर करना भी रहा तो बहुत कम होता है, क्योंकि सीधा सीधा तार कनेक्टेड होता है, तो कैसे ही करोगे इसमें कुछ। और वही वायरलेस में होता है। वायर्ड ज़्यादा सिक्योर है, वायरलेस वल्नरेबल है। कभी सुना है वाईफाई हैकिंग? सुना ही होगा, जिसमें हम राउटर को हैक करते हैं। कभी सुना है केबल हैक करना? नहीं, नहीं सुना। लेकिन BHH कोर्स के अंदर तुम्हें ब्रॉडबैंड हैकिंग सिखाया जाएगा, जिसमें तुम पूरा का पूरा ब्रॉडबैंड जैसे ISP तक को हैक कर सकोगे या फिर उनको ग्लिच कर सकोगे। लेकिन वो अलग है, वो अलग कोर्स में। ठीक है, इसमें तो नहीं है, बस बता दिया, अलग ही प्रमोशन हो गया। अरे प्रमोशन से याद आया, क्या तुम्हें पता है ड्रॉप का एक एप्लीकेशन भी है करके, खुद का? पता है? नहीं पता? बता दूँ? पता है ना, है करके। सुनने में आया उसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग भेज रहे करके, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ तो ज़बरदस्त वो भेज रहे हैं। क्या है पता नहीं, वो पूरा अपडेट आने का है, मेरे पास भी पूरा अपडेट आया नहीं। लेकिन कहा है कि भाई सबको इंस्टॉल करने कहो करके, क्योंकि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हम एक चीज़ अपलोड करने वाले हैं। तो ठीक है, बोला सर मैं बता दूंगा उनको, अगर उनकी मर्ज़ी हो तो मैं उन्हें बोलूँगा ज़रूर। नाम ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, जो भी है, बस प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, कर लेना। कुछ तो है, कब आ रहा है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो डेट मेरे पास भी नहीं है, लेकिन सर ने बता के रखा है कि भाई बोल दो करके। डेट वगैरह मैं चेक कर लूँ तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो ज़बरदस्त है, बस इतना मुझे पता है। अगर तुम्हें लिंक चाहिए तो मैं तुम्हें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज दूंगा लेक्चर के ख़त्म होने के बाद। क्लियर? अभी टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक हो ही गया, ख़त्म हो गया टॉपिक। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो लैन तुम्हारे राउटर से कनेक्टेड होता है, जैसे मोबाइल से मोबाइल कनेक्टेड होता है, सिंपली कहो तो। बचपन में हमने गेम खेला था ना, कि माइनक्राफ्ट, या माइनक्राफ्ट याद है मुझे, जिसमें हम आपस में वाईफाई हॉटस्पॉट देके कनेक्ट होते थे। सिंपली कहो तो लोकल एरिया में कन्वर्ट होते थे, जिसके लिए हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, बस आपस में कनेक्ट होने चाहिए एक दूसरे से, जिसके लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते थे। और राउटर से आपस में हम गेम खेल सकते थे लोकली, और कोई दूसरा नहीं आ सकता था। हम बस दोनों या तीनों चारों ग्रुप बना के खेल सकते थे माइनक्राफ्ट। ठीक है, बस एक गेम है, नहीं पता तो खेलना अपने फ्यूचर में। ठीक है, अपने पीढ़ी को बताना, सिक्स्थ जनरेशन को बताना अच्छा है वो गेम। चलो, मैन कनेक्शन सिटी में या कैंपस में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में इस्तेमाल होता है बेसिकली कहो तो। बड़े बड़े पब्लिक CCTVs देखे होंगे आपने, CCTV पब्लिक वाले। नहीं देखे तो आगे शोडन नाम का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। शोडन याद रखना, शोडन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पब्लिक CCTV कैमरास को देखने वाले हैं कि
ऐसे सीसीटीवी कैमरा जो पब्लिक है और हम उनसे लोगों को देख सकते हैं। और शो डन टॉपिक है हमें आगे, तो बहुत मस्त होने वाला है वो भी। और वैन मतलब आईएसपी की समरीज। लैन इज यूज फॉर स्मॉल एरियाज, मैन इज यूज फॉर सिटीज, वैन इज यूज फॉर लार्ज एरिया। ठीक है, बस खत्म। और एक रूम है यहाँ पे, मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि वो रूम सॉल्व करना। आई वॉन्ट टू मेक अ नेटवर्क जामर। आप पूरा नेटवर्क जाम नहीं कर सकते, लेकिन अगर बता दूँ तो तुम्हें एक छोटा सा डिवाइस दिया जाएगा। शायद वो इवेंट में आता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन वो इवेंट में आता है। एक इवेंट हुआ था ड्रॉप में, ठीक है। इवेंट चल रहा था, मतलब वो चलते रहता है इवेंट ड्रॉप में, काफ़ी सारे इवेंट्स चलते रहते हैं। तो उसमें ना एक डिवाइस दे रहे थे ड्रॉप, ESP 8266, 8266, ठीक है। इसकी मदद से आप वाईफाई को जैम कर सकते हो, पूरा का पूरा। डर जाएंगे सामने वाले। लेकिन इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि आप किसी भी एक ही राउटर को टारगेट कर सकते हो, एक साथ दो दो तीन तीन को नहीं कर सकते टारगेट, ठीक है। लेकिन आप किसी एक के राउटर को बंद कर सकते हो। सर, वो राउटर तो इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ मोबाइल का हॉटस्पॉट इस्तेमाल करता है। तो सच में तुम उसके मोबाइल का हॉटस्पॉट को भी ब्लॉक कर सकते हो। ये काफ़ी पावरफुल टूल है। यस, नोड MCU 8266 बस एक टूल है जो काफ़ी तुम्हारे काम आएगा। अब टॉपिक चेंज करते हैं। लेसन नंबर 2 सभी का क्लियर है? अगर कुछ डाउट हो तो पूछो, मैं अभी बताता हूँ झटपट से। मेरे कॉलेज में जैमर लगा है, क्या मैं उसे बाईपास कर सकता हूँ? जैमर को बाईपास नहीं कर सकते दोस्त। क्या सभी का क्लियर है? नेटवर्किंग जिसमें हमने लैन वैन मैन पढ़ा, सिर्फ लैन मैन और वैन पढ़ा, ठीक है। लोकल एरिया, मेट्रोपोलियन एरिया और वाइड एरिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या है हमें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है TCP/IP मॉडल एंड OSM मॉडल। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा बोरिंग है। ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन कोशिश करता हूँ तुम्हें पूरा समझाने की इसको। ठीक है, पूरा समझाने की कोशिश कर। हाँ, पर इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो थोड़ा सा पार्ट है ना, एक दो टॉपिक्स है जो थेरी थेरी टॉपिक्स है। जैसे लेसन नंबर 3 थेरी है, 4 थेरी है, 5 थेरी है। 5 में हम एक दो चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। 6 थेरी है और प्रैक्टिकल दोनों है। और 7 थेरी है। 8 9 10 सारे प्रैक्टिकल है, फिर सारे प्रैक्टिकल से फिर, ठीक है। फिर सारे प्रैक्टिकल से। आज की क्लास चलेगी 11:30 तक, 11:30 से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, जैसे टॉपिक ख़त्म होता है वैसे, ठीक है। इसकी PDF, हाँ इसकी भी PDF डाल देता हूँ ग्रुप पर। अच्छा तुमने याद दिलाया। इधर किधर डाल रहा हूँ? हाँ ब्रेव में डाल दूँगा। ठीक है, डन। अच्छा, आपका नाम आदित्य है? नहीं, सुब्रत है। ओके, सुब्रत। ओके, गॉट इट। स्क्रिप्ट करने पड़ेगी लगता, नहीं। ये डाउट आपको नहीं, ऐसे 50 स्टूडेंट हो गए जिनको डाउट आया था, क्या हम OSM मॉडल स्किप करेंगे तो हो जाएगा क्या? क्या सिर्फ OSM मॉडल स्किप कर देंगे तो हो जाएगा क्या? हम सब कुछ सीख पाएंगे क्या? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि OSM मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। ये बताता है आपको कि आपका जो डेटा है ना, नेटवर्क पे कैसे ट्रैवल करता है, कैसे ट्रैवल करता है। जैसे कि ये आपका डेटा, ये डेटा यहाँ से होते हुए जा रहा है, इसने वो रास्ता पकड़ा, ये रास्ता डिलीवरी मैन के जैसे ऑर्डर करा है, कभी अमेजोन से ऑर्डर करा है, आपने जोमेटो ऑर्डर करा होगा, कैसे भी डिलीवरीज ऐप ओपन यूज़ करे होगे, आपने देखा है। वो आपका ऑर्डर लेता है, फिर वो ऑर्डर लेने के बाद उधर में पैकिंग वगैरह चलती है कि ऑर्डर आ गया भाई, ऑर्डर आ गया, इसको पैक करो, ढंग से पॉलीथीन में बंद करो, एंड देन हमारे डिलीवरी मैन को दे दो। फिर वो डिलीवरी वाले काका अच्छा सा शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं गूगल मैप की मदद से। गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्टकट सा रास्ता ढूंढते हैं कि सबसे आसान रास्ता, सबसे कम ट्रैफिक वाला और सबसे जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता ढूंढते हैं। और वैसे ही करके अंदर घर के पास आ जाते हैं, सही सलामत। तुम्हारा पिज़्ज़ा भी आ गया, और सिंपल इज दैट। और क्या चाहिए? और क्या, कोका कोला चाहिए था? नहीं, अकेले ही पिज़्ज़ा खाना होगा क्योंकि तुम अकेले ही हो, मुझे पता है। तो यस, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा, है ना।
हो गए तो भाई बहन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, पिज़्ज़ा कौन ही खाएगा। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा की बात करी ना, सेम ओ एस ए मॉडल के अंदर भी है, सेम टू सेम ओ एस ए मॉडल के अंदर भी है। अगर पिज़्ज़ा समझ में आ गया, ओ एस ए मॉडल भी समझ में आ जाएगा। क्या सवाल है? गूगल ड्राइव में सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है क्या? हाँ, गूगल ड्राइव में सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता नहीं, नहीं मिलता क्या? मिलता है ना, मिलता है। जो पेन ड्राइव के अंदर थे सारे के सारे मिल जाएगा। ऑल पीपल सी टू नेम, यस। सिर्फ दो ही बेसिक टूल मिले हैं मेरे को, बेसिक टूल मिले तो बेसिक टूल है ना वो, जस्ट स्टार्टर, स्टार्टर की तरह, जस्ट स्टार्टर की तरह। जब आपके पास पेन ड्राइव वगैरह आ जाएगा, देन आपको सारे के सारे टूल्स पेन ड्राइव के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, होता है। जहाँ तक मुझे पता है, तो सुन लो, तुम्हारे काम की चीज़ होगी बहुत ज़्यादा। जो भी ईएमआई से है ना, जो भी ईएमआई से है, बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए कि उनके पास पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं होगा। जिनका ईएमआई क्लियर है, सब कुछ फिर ठीक है। बस ये मुझे जहाँ तक लगता है यही है, यही मुझे पता चला है और यही मैंने बताया। ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो हर एक चीज़ तुम्हें मिल गई, पूरा एक्सेस है तुम्हारे पास फिर। अबाउट स्पाई नोट इंस्टॉलेशन बताता हूँ, उसको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले इसको ख़त्म कर दो फिर बताता हूँ इंस्टॉलेशन वगैरह में क्या दिक्कत है, वो बताओ मुझे स्पेसिफिक तब तक। तो सबसे पहले नेटवर्क मॉडल्स की मैं बात करता हूँ। क्या है नेटवर्क मॉडल्स? अब नेटवर्क मॉडल्स ना एक फ्रेमवर्क है। जैसे मैं नोटपैड में लिख के दिखा दो बड़े अच्छे से। ठीक है, अब नेटवर्क मॉडल्स एक फ्रेमवर्क है, यही पे तो लिखा है। नेटवर्क मॉडल्स एक फ्रेमवर्क है जो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना सिखाता है कि भाई तुझे ऐसे कम्युनिकेट करना है या तुझे वैसे कम्युनिकेट करना है। सिंपली कहूँ तो ये रूल्स भी लगाता है। और इसी मॉडल के कारण जब कभी भी नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप उसे इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो, या सिंपली कहूँ तो उसे इजीली ठीक कर सकते हो। ठीक है, और ये मॉडल्स के कारण तुम्हें प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, कुछ बन बनाए रूल्स पहले से, वो प्रोटोकॉल्स समझने में काफ़ी आसान होता है। तो इतनी सारी चीज़ें बस इन मॉडल को समझने से ही हो जाता है। तो इसीलिए मॉडल का जो टॉपिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस मॉडल के ज़्यादा चीज़ नहीं है, मॉडल के बस दो ही टाइप है। पहला तो ओ एस है मॉडल, ठीक है, और जो दूसरा है उसका नाम है टी सी पी आई पी मॉडल, टी सी पी आई पी मॉडल। तो पहले ओ एस ए समझते हैं, क्योंकि ओ एस ए अगर समझ में आ गया तो टी सी पी आई पी बहुत ज़्यादा आसान है फिर। तो ओ एस ए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ ओ एस ए की। अब ओ एस ए के अंदर ना एक खासियत है, या कहूँ तो सबसे ज़्यादा बोरिंग यही है, इसमें 7 लेयर होते हैं, टोटल 7 लेयर्स होते हैं। और टी सी पी आई पी में टोटल 4 या तो 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है, 4 या तो 5 लेयर्स होते हैं, अब डिपेंड करता है अलग अलग हिसाब से। लेकिन जनरली बात करूँ तो उसमें 4 ही लेयर होते हैं, कहीं कहीं तुम्हें 5 देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल। एक और चीज़, 7 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस भी बता देता हूँ। तो डिफरेंस काफ़ी सिंपल है दोस्तों। टी सी पी आई पी और ओ एस आई में, ओ एस आई मॉडल ना पूरा का पूरा थियरी है, कि सिर्फ और सिर्फ थियरी थियरी है उसके अंदर। और टी सी पी आई पी मॉडल प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब इसे रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जा रहा है, हर बार रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ओ एस ए का बस रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे हम अपने बुक्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में तुम्हें कोडिंग सिखाई होगी, या कंपनीज में तुम्हें कुछ काम बताए होंगे कि भाई ये चीज़ें थेरी थेरी है और प्रैक्टिकल कुछ अलग ही है ना, प्रैक्टिकल कुछ अलग ही है, वैसे ही। ठीक है, तो ओ एस आई का सबसे पहला लेयर, सबसे पहला लेयर ओ एस आई का, तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ओ एस आई मॉडल, ओ एस आई सबसे पहला। तो ओ एस आई का ना सबसे पहला मॉडल का नाम है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन मतलब जो तुम यूज़ करते हो, यूज़र इंटरफेस। जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा हो गया, या पिज़्ज़ा हट, या फिर जोमेटो। जोमेटो क्या है? सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, जिसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, जिसके ऊपर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो, ओटीपी वगैरह डाल सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें। जहाँ पर सिंपली कहूँ तो एक शब्द है उसका,
इसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, कुछ देख सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी इंटरफेस कर सकते हो, है ना, जो दिखता है एप्लीकेशन के अंदर, उसे ही एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। अब अगर थोड़ा अपने सिस्टम के हिसाब से देखें तो वेबसाइट, देखिए ना, यूट्यूब ओपन करा होगा कि हाँ भाई यूट्यूब तो देखा है सर हमने पीसी के ऊपर। वो जो यूट्यूब है ना, वो एप्लीकेशन लेयर है जहाँ पे तुम वीडियोस का बटन देख पाते हो। वीडियोस लोड नहीं करना है, वीडियोस का थंबनेल देख पाते हो, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है। ये एप्लीकेशन लेयर में होता है, जहाँ पे तुम क्लिक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, कुछ डाउनलोड कर सकते हो। इसे एप्लीकेशन लेयर में गिना जाता है। दूसरा आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, अब कभी दिया है प्रेजेंटेशन कॉलेजेस में या ऑफिसेस में? प्रेजेंटेशन होता है, आपको प्रोजेक्टर के सामने अपने प्रोजेक्ट को समझाना होता है, प्रेजेंट करना होता है कि भाई हमने तो एआई चैटबॉट बनाया है और ये ऐसे ऐसे वर्क करता है, इसमें दो तीन फीचर्स हैं और वो फीचर्स दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं। ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम, और यही तो प्रेजेंटेशन लेयर में भी होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट को देख रहा हूँ, अगर मैं किसी वेबसाइट को देख रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे वो एक वेबसाइट के फॉर्मेट में शो किया जाएगा। अब वेबसाइट का फॉर्मेट होता है HTML। फिर से बता दो, अगर मैं इमेज देख रहा हूँ, मान लो मैं किसी वेबसाइट के अंदर इमेज को देख रहा हूँ, तो मुझे वो इमेज के लिए प्रेजेंटेशन लेयर से जस्ट एक नाम निकाल के देगा, प्रेजेंट करेगा इमेज के फॉर्मेट में। थोड़ा समझ रहा है? फिर से कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुम्हें। एप्लीकेशन लेयर, इसको मार्क डाउन करो, इसे कहता हूँ वेबसाइट। ठीक है, इसे कहता हूँ वेबसाइट। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब वेबसाइट के ऊपर ना इमेजेस है, इमेजेस है, ये लेयर बाय लेयर चलती रहेगी। ठीक है, इमेजेस है, मुझे प्रेजेंट करना है इमेजेस के फॉर्मेट में, मुझे प्रेजेंट करना है PDF के फॉर्मेट में या वीडियोस के फॉर्मेट में, इसे प्रेजेंटेशन लेयर में कहते हैं। देन तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर को बताने से पहले एक बार इसका थोड़ा सा ना और प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ से शुरुआत फिजिकल लेयर से हुई है, लेकिन मैं तुम्हें एप्लीकेशन लेयर से लेके जा रहा हूँ, एप्लीकेशन लेयर से लेते हुए जा रहा हूँ। अब याद रखना है इस चीज़ को, जो मैं कहूँगा कि जो भी हम बात कर रहे हैं ना, इस पर्सपेक्टिव से समझो कि मैं आपको अपने सिस्टम से कुछ डेटा शेयर करने वाला हूँ, कुछ डेटा शेयर करने वाला हूँ, और वो डेटा जो आएगा वो इन लेयर से होते हुए आएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, मेरे पास एक एप्लीकेशन है व्हाट्सअप, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा और आपको डेटा भेजूँगा। ठीक है, डेटा भेजूँगा। दूसरा लेयर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, मैं आपको ना PDF भेजूँगा, तो जो PDF मैंने भेजा है वही सेम PDF आपके पास भी PDF फॉर्मेट में ही आना चाहिए। PDF भेजा है तो PDF ही आना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन लेयर याद रखेगा। तीसरा आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर मतलब ये लेयर का काम होता है कि आप दोनों को आपस में जोड़े रखना, आप दोनों को आपस में जोड़े रखना। ठीक है, कि कनेक्शन चल रहा है भाई, कनेक्शन रुका नहीं है, कनेक्शन चल रहा है। चौथा लेयर जिसका नाम है क्या नाम था उसका, ट्रांसपोर्ट लेयर समथिंग कुछ नाम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसका नाम है। फोर्थ लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है सर? लॉजिकल सोचे तो ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ तक डेटा को लेके जाने वाला लेयर, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये आपके लिए एक रास्ता क्रिएट करता है, सिंपली कहूँ तो एक रास्ता बनाता है जिस रास्ते से आपका डेटा जाएगा, आपका डेटा जाएगा। ठीक है, जैसे अब इन चारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, अब इन चारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इन चारों को, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। मान लो मैंने जोमेटो ओपन करा, ये मेरा एप्लीकेशन लेयर हो गया। मैंने वहाँ पे ऑर्डर करा पिज़्ज़ा, वहाँ पे बर्गर थे, फ्रेंच फ्राइज थे, टोमेटो सॉस था, दही वड़ा था, और क्या थे, और सांभर वड़ा था, और सारी चीज़ें थी। ये अलग अलग प्रेजेंटेशंस थे, लेकिन मुझे ना सिर्फ पिज़्ज़ा चाहिए, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। तो एप्लीकेशन की मदद से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, तो मेरा प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन का काम हो गया। जब मैंने ऑर्डर करा तो मेरी एक ऑर्डर आईडी बनी, एक आईडी बनती है, पता है आईडी बनती है।
उस आईडी को यूँ कहूँ तो वो एक सेशन क्रिएट करती है कि भाई यूज़र ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, तो इस पिज़्ज़ा और उस यूज़र को आपस में जोड़ दो कि भाई ये पिज़्ज़ा सिर्फ उसी यूज़र को मिलना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ को जोमेटो ध्यान रखेगा कि ये पिज़्ज़ा किसी और को नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उसी को जाना चाहिए जिसने इसको ऑर्डर करा है। इसलिए वो एक आईडी बनाते हैं कि ये आईडी अलग से रहेगी। ठीक है, सेशन आईडी का काम उतना ही होता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में ये तुम्हारा जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स का, कि भाई ऐसा रास्ता बताओ जो शॉर्टकट हो और जहाँ से हम आराम से डेटा भेज सकें। ठीक है, और इसीलिए ये एक डिलीवरी मैन को हायर करते हैं, डिलीवरी वाले काका। वो होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर वाले जो तुम्हारा डेटा को या तुम्हारे पिज़्ज़ा को तुम्हारे तक लेके आएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में यही होता है, तुम्हारा डेटा उसके थ्रू होते हुए जाता है, या कहूँ तो वही तुम्हारे डेटा को लेके जाता है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या है। अरे सब कुछ ही उड़ गया क्या। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ये रहा। ठीक है, इससे कहूँ तो एक टनल सा क्रिएट होता है, एक रास्ता सा बन जाता है जिस रास्ते से अब तुम्हारा डेटा होते हुए जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ट्रांसफरिंग डेटा ट्रांसफ़र लिखता हूँ, ट्रांसफ़र। ठीक है, अब कलर चेंज नहीं, सेमी कलर रहने देता हूँ। अब बचे कितने लेयर्स है, अब कितने लेयर्स बचे, 4 लेयर हो गए, 3 लेयर बचे। तो 5वें लेयर का नाम है, याद अगर भूल गए हो नाम क्या है तो इनके, तो नाम बताने का नाम याद रखने का एक तरीका दे दूंगा। ठीक है, मैं याद करने का एक तरीका दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहीं पे कोने में एक छोटा सा। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो स्पिनच। स्पिनच पता है क्या होता है, बताना ज़रा हिंदी में क्या कहते हैं स्पिनच को। स्पिनच पिज़्ज़ा अवे, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है। तो अब ध्यान से देखना, शॉर्टकट है, काफ़ी ज़्यादा इजी शॉर्टकट है। तो उम्मीद करता हूँ तो भाई ये तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो नाम देने के लिए कौन सा कलर बढ़िया रहेगा, ग्रीन कलर आया हो तो मैं दिख रहा हो करके। ठीक है, एक मिनट मैं पूरा लिख लूँ तो फिर तुम्हें बताता हूँ ना। ओहो कितनी जगह लेता है ये। कह तो रहा हूँ काफ़ी जगह लेता है ये। ठीक है, फिर इसको नाम चेंज, इसका कलर चेंज करना होगा फिर। इसका कलर ही उसके कलर का मैच कर देता हूँ। ठीक है, आई होप तुम्हें विजिबल होगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे स्क्रीन पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ गया तो दिखेगा नहीं कुछ भी, हट जाएगा इतनी मेहनत करा हुआ। तो हमने देखा डेटा ट्रांसफ़र तक के। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली एप्लीकेशन देखा, प्रेजेंटेशन लेयर देखा, सेशन लेयर देखा और ट्रांसपोर्ट लेयर देखा। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर ना आईपी एड्रेस निकालता है। सिंपली कहूँ तो यहाँ पे जोमेटो वाला तुम्हारा एड्रेस निकालेगा कि तुम रहते कहाँ पे हो, तुम रहते कहाँ पे हो, एड्रेस निकालेगा। ठीक है, बात सही है, एड्रेस निकालेगा, ऑनलाइन आईपी एड्रेस। बस इतना ही है, इतना ही है। नेटवर्क लेयर पे तुम्हारी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है ताकि रास्ता निकाला जा सके। गूगल मैप भी कुछ ऐसे ही करता है, जब आप गूगल मैप पे कुछ लोकेशन डालते हो तो वो सबसे पास वाला रास्ता आपको दिखाता है। ठीक है, आपका ही डेटा यूज़ करके आपके पास वाला रास्ता दिखाता है जिससे आप जल्दी पहुंच सकोगे, बस यही काम करता है नेटवर्क लेयर, शॉर्टकट रास्ता निकाल के देता है। ठीक है, सिंपल, वो भी आपकी आईपी की मदद से। तो मैं यहाँ पे ना हाईलाइट कर देता हूँ कि आपकी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है आपका पता लगाने के लिए कि आप कहाँ पे हो और
कितना टाइम लगेगा डेटास को आप तक पहुंचने के लिए, ये बस नेटवर्क लेयर काम करता है। और डेटा लिंक लेयर ना तुम्हारा फिजिकल एड्रेस लेता है, जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, आईपी एड्रेस ना इंटरनेट पे आपको पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हो या एयरटेल का इस्तेमाल, जो भी सिम इस्तेमाल करते हो जिसे हम आईएसपी कहते हैं, ठीक है, तो आपको ना एक आईपी एड्रेस दिया होगा, सिर्फ एक ही एड्रेस दिया होगा। अब वो एड्रेस या आईपी एड्रेस आपका यूनिक होगा इंटरनेट पे, कि सिर्फ आप ही को ऐसा मिला है, दूसरे को अलग मिला होगा। ठीक है, ताकि लोगों को इंटरनेट पे पहचाना जा सके कि ये कौन है, क्या डेटा है। इसलिए तो कहते हैं ना कि अपनी आईपी एड्रेस छुपा के रखो, क्योंकि अगर हैकर को पता चल गई तो फिर ख़त्म है सब कुछ। सुना होगा ना ऐसा, इसीलिए कहता हूँ। ठीक है, हमने तो इथिकल देखा। और जो मैक एड्रेस होता है ना, वो तुम्हारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे मान लो एक कंपनी, वीवो सैमसंग जो भी है, ठीक है, सैमसंग पकड़ लेते हैं। अब जो सैमसंग है ना, उसके मॉडल्स आते हैं काफ़ी सारे। तो आपने सुना होगा एक पॉपुलर मॉडल जिसका नाम S22 है, सुना ही होगा। तो मान लो मेरे पास दो दो फ़ोन है, मान लो मेरे पास दो दो फ़ोन है S22 के, ठीक है। अब इनके एड्रेस, मैक एड्रेस दोनों के अलग अलग हो गए, मैक एड्रेस दोनों के अलग अलग हो गए। तो मैक एड्रेस का इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें पता करना हो कि ये डिवाइस कौन सा है, डिवाइस का पता लगाने के लिए कि ये डिवाइस को कौन से कंपनी का डिवाइस है और कब इसको मैन्युफैक्चर करा था। और ये मैक एड्रेस देता कौन है सर? मैक एड्रेस कंपनी देती है डिवाइसेस को, क्योंकि वो लाखों करोड़ों बनाती है ना, एक दिन में वो हज़ारों डिवाइसेस बनाती है, महीने भर के लाखों बना लेती है डिवाइसेस। तो उन सभी डिवाइसेस के अंदर अलग अलग मैक एड्रेस देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में चल के किसी डिवाइस से स्कैम हो गया तो पता लगाया जा सके उसकी मैक एड्रेस से कि वो कौन सा डिवाइस था। ठीक है, कौन सा डिवाइस था, फिजिकल एड्रेस। तो मैक एड्रेस अगर हम जोमेटो के पर्सपेक्टिव से देखें तो तुम्हारे घर का एड्रेस होगा कि भाई तुम सच में इंसानी और रोबोट हो, ये पता करने के लिए। ठीक है, अगर घर का एड्रेस पता है तो एकदम करेक्ट रास्ता ढूंढने में आसान हो जाएगा, एकदम करेक्ट। आजू बाजू वाले के घर पे नहीं, तुम्हारे ही घर। पता चला तुम ऑर्डर कर रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी पे जा रहा है, नहीं, एग्जैक्ट तुम्हारा घर। तब तुम डेटा लिंक लेयर का इस्तेमाल करते हो। और जो मैंने कहा ना, इस चीज़ को एक और बार रिकॉर्डिंग्स में देखना ज़रूर, क्योंकि ये OSM मॉडल जब मैं सीख रहा था अपने टाइम पे, एक टाइम था जब मैं भी सीख ही रहा था चीज़ों को, तब ये मुझे सीखने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लग गए थे, हर एक चीज़ को डीपली समझने में। इसलिए मैं कहूँगा तुम्हें कि इस रिकॉर्डिंग्स को फिर से एक बार देखना, लगे तो थोड़ा 2x की स्पीड पे देखना या फिर 1.5x की स्पीड से देखना। ठीक है, स्पीड से देखना चलेगा, इनफ होगा, लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट चीज़ इज फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस एड्रेस नहीं है ये, बेसिकली फिजिकल लेयर। लेयर, इसमें बस तुम्हारा केबल होता है, तुम्हारा केबल, बस। केबल कौन सा? कोई भी केबल। हमने फाइबर ऑप्टिक्स केबल देखा, लैन केबल देखा, कोई भी केबल जो तुम्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाता है, हो गया काम खत्म। फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर जिसमें तुम्हारा डेटा एक्चुअल ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा टेक्निकल, एकदम थोड़ा सा टेक्निकल। फिजिकल लेयर में ना आपका डेटा बिट्स के फॉर्मेट में होता है, बिट्स के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, इतना ही था इसमें। अब जो मैंने सब कुछ टाइप कर रहा था वो उड़ गया गलती से, क्योंकि मेरे हाथों से विंडोज़ टैब दब गया, तो वो पूरा पूरा उड़ गया। तो मुझे फिर से लिखने में आएगा आलस। ठीक है, लेकिन हमने एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर देखा। अब एक बार इसे ज़रूर प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, एक बार इसे ज़रूर रिकॉर्डिंग्स पे देख लेना इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देख लिया। ठीक है, ठीक है, कहानी सुननी है फिर से या हो गया? वो ऐसा क्लियर है, या एक छोटा सा रिकैप करवा दूँ, छोटा सा रिवीजन करवा दूँ, एकदम छोटा सा रिवीजन, या क्लियर है वो ऐसा मॉडल?
रिकैप करवाता हूँ, ठीक है, छोटा सा रिकैप। अब मैं पहले स्टोरी बताऊंगा एंड देन तुम्हें समझाऊंगा। लेट से फिर से जोमेटो एप्लीकेशन ओपन करा, कोई भी एप्लीकेशन जो तुम्हारे मनपसंद हो ऑर्डर करने के लिए। मैंने जोमेटो एप्लीकेशन ओपन करा, ठीक है, मेरा मोबाइल जोमेटो वाले, ठीक है, और ये इंटरनेट, तो मैं और जोमेटो वाले आपस में इंटरनेट की मदद से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन ओपन करा, फिर मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, ठीक है। तो जो मैंने एप्लीकेशन ओपन करा ना, उसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, जिसमें मैं उनके एप्लीकेशन को यूज़ कर पा रहा हूँ, पूरा पूरा यूज़ कर पा रहा हूँ, अकाउंट बना पा रहा हूँ, ऑर्डर देख पा रहा हूँ, सब कुछ देख पा रहा हूँ। यूज़र इंटरफेस कह सकते हो तुम इसे, जो एप्लीकेशन लेयर में होता है, जहाँ पे यूज़र इंटरैक्ट करते हैं, एप्लीकेशन को चलाते हैं, फिर वो वेबसाइट हो या सॉफ्टवेयर हो, उसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। आता है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर में मुझे वो पिज़्ज़ा, बर्गर्स प्रेजेंट कर रहे थे। रियल लाइफ में अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर में तुम पीडीएफ देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, ये फॉर्मेट होता है, बेसिकली फॉर्मेट होता है, ठीक है। कैसे उसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसे दिखाना है, इसे फॉर्मेट या इसे प्रेजेंटेशन लेयर में हम बुलाते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर मुझे पिज़्ज़ा दिखा रहे थे तो मेरे मन में पानी पानी हो गया, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब जब मैंने ऑर्डर करा तो मुझे आईडी मिली, मुझे आईडी मिली, ठीक है, जो आईडी बताती है कि आपका और पिज़्ज़ा वाले का कनेक्शन बन चुका है, तो अब वो आपके लिए पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जो काम होता है सेशन लेयर के अंदर, ठीक है, प्रेजेंटेशन का हमने देख लिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। सेशन लेयर या सेशन आईडी, आईडी नहीं, सेशन लेयर बस दो लोगों को आपस में कनेक्टेड है या नहीं, ये चीज़ इंश्योर करता है कि वो दोनों आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ तो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता हूँ, और अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो सेशन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑर्डर नहीं करता हूँ कैंसिल, तो सेशन कंटिन्यू रहेगा जब तक ऑर्डर ना आ जाए, जब तक डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक सेशन कंटिन्यू रहता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ऑब्वियस सी बात है, पिज़्ज़ा बना तो लूँगा लेकिन उसको ट्रांसफ़र कैसे करूँगा, मेरे पास कोई है ही नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैंने काका खरीद लिया, मतलब एक डिलीवरी मैन को या डिलीवरी वाले को पिज़्ज़ा थमा दिया कि ले भाई पिज़्ज़ा, और यहाँ यहाँ पे जाने का है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ से अब आपका डेटा जाएगा। डेटा जाएगा, कहाँ जाएगा, वो बताने के लिए हमारे पास नेटवर्क लेयर होता है, कि भाई नेटवर्क लेयर बताता है कि मेरे हिसाब से कि आपको ना इस रास्ते से जाना चाहिए, ये शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है। लेकिन रास्ता बताने से पहले वो मैक एड्रेस निकालते हैं। ये सारे लोग आपस में एक साथ काम करते हैं, तो मैक एड्रेस निकल जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये इंसान सच में है और इसका रास्ता, घर का रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है, ठीक है। और वैसे डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर आईपी एड्रेस, क्या, डेटा लिंक लेयर आईपी एड्रेस, जो मैक एड्रेस देता है, यही तो है डेटा लिंक लेयर के अंदर, जो मैक एड्रेस से पता लगाते हैं रास्ता। और नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस से, तो आईपी एड्रेस जो इंटरनेट पे काम करती है, और मैक एड्रेस जो डिवाइस की आईपी एड्रेस होती है, मतलब डिवाइस की आईडी होती है। हर एक डिवाइस का अपना अपना मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर से हम मैक एड्रेस निकाल सकते हैं, या सिंपली कहो तो मैक एड्रेस से रास्ता निकाल सकते हैं। और नेटवर्क लेयर से हम आईपी एड्रेस से रास्ता निकाल सकते हैं। ये रास्ता रास्ता काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे लोग पैरेलली काम करते हैं, एक बाय एक काम करते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर ने निकाल लिया डेटा, बस अब ट्रांसपोर्ट लेयर को बता दिया कि काका, हमने रास्ता निकाल लिया, अब ये रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है गली नंबर 3 से। और हाँ, गली नंबर 3 में अगर तुम्हें देखने को मिले बहुत ज़्यादा भीड़, तो गली नंबर 4 से होते हुए चले जाना, वो ज़्यादा शॉर्टकट पड़ जाएगा। सिंपल, ऐसा। और ऐसे डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिजिकल लेयर मतलब तुम्हारा केबल। अब यहाँ पे फिजिकल लेयर क्या था, मेरे पास फिजिकल लेयर वाईफाई था, वाईफाई डोंगल था मेरे सिस्टम में लगा हुआ। और मेरे मोबाइल में एक कार्ड है, तुम सभी के मोबाइल में कार्ड है जिसे हम एनआईसी कहते हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला सकते हैं, इसके बिना इंटरनेट नहीं चला सकते, ठीक है। ये वो कार्ड है जो आपको इंटरनेट कनेक्ट करवाने में मदद करता है, एनआईसी कार्ड, ठीक है। अब क्लियर है।
अब फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग्स देखो, क्योंकि ये एक बार में क्लियर नहीं होता। मेरा खुद का नहीं हुआ था तो मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। एक बार में मेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन अब सिंपल है ये। क्या अब काफ़ी हद तक तुम्हें समझ आ गया? तो कितना समझ आ गया वो परसेंट में बता सकते हो? आउट ऑफ 100% कितना तुम्हें समझ में आया है? बढ़िया। फिजिकल लेयर वायर से सिग्नल भेजता है। डेटा लिंक लेयर सिग्नल को फ्रेम बना के भेजता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर एड्रेस देकर रास्ते से डेटा भेजता है, ठीक है। डेटा का टुकड़ा बना के सेव भेजता है, ठीक है। सेशन लेयर कनेक्शन बनाता है और तोड़ता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन डेटा को रिलेवेंसी करवाता है, ठीक है। और यूजर से डेटा कर, हाँ ठीक है। ये जो हमने पढ़ा नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल टर्म में जाते हैं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अभी के लिए नॉर्मल लैंग्वेज काफ़ी है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा टेक्निकल बताऊंगा। ओएसए को नॉर्मल में समझ लिया, अब थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, ठीक है। टेक्निकल समझने की बारी आ चुकी है। तो बात करता हूँ टीसीपी लेयर की। द टीसीपी लेयर द इंटरनेट बैकबोन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है, रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर में तुम्हारी आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और डेटा केबल सब कुछ आ गया। इंटरनेट लेयर आपस में कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटास को भेजने के लिए, और एप्लीकेशन लेयर जिस पे तुम इंटरैक्ट करते हो, जैसे तुम्हारा वेबसाइट हो गई या तो सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब होता है ये है एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे क्या है ये। हाँ अभिषेक बिल्कुल, अच्छा भेजा आपने दोस्त। तो आपने गलत जगह पे इसको सेव करके रखा है दोस्त। कोड नॉट ओपन, आप इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करो तो ये वर्क कर जाएगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन लेयर अब सिंपली फॉर्मेट में एप्लीकेशन वही सॉफ्टवेयर, अपना सॉफ्टवेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो तुम्हारा डेटा होता है, अब टेक्निकल बात चल रही है थोड़ी सी तो ज़्यादा ध्यान देना। मान लो ये तुम्हारा डेटा है। अब इस डेटा को ना 4 टुकड़ों में मैं तोड़ता हूँ, 4 नहीं 6 टुकड़ों में मैं तोड़ता हूँ, 6 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब मैं एक एक करके इन सभी को ट्रांसफ़र करूँगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से मैं एक एक करके इन टुकड़ों को भेजूंगा, ठीक है। इन टुकड़ों को एक एक करके मैं भेजूंगा, और जब ये पहुंच जाएंगे तो फिर पहुंचने के बाद ये वापस से असेंबल हो जाएंगे, वापस से असेंबल हो जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, वैसे ही 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एप्लीकेशन लेयर सिंपल सा बात है, एप्लीकेशन तुम्हें इंटरफेस दिखाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर तुम्हारे डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, और ये करता क्या है कि आपके डेटास को ना टुकड़ों में तोड़ता है, फ्रेम्स या पैकेट्स उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये पैकेट्स कितने भी बाइट्स के हो सकते हैं, सारे के सारे एक जैसे ही हो गए, जैसे कि 64 बाइट, 64 बाइट का या 64 किलो बाइट का, 64 बाइट 64 बाइट, सारे के सारे एक जैसे ही साइज़ के हो गए, सारे के सारे एक जैसे ही साइज़ के हो गए, ठीक है। अब ये एक एक करके इसलिए जाते हैं ताकि अगर कुछ मिस हो जाता है, मान लो कि मैंने सारे के सारा डेटा एक साथ भेज दिया पर एक उसमें मिसिंग है, तो फिर वो वापस से रीशेयर करता है, री डाउनलोड करता है। इसीलिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर या टीसीपी लेयर का इस्तेमाल करते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। काम ओएसए वाला ही है, काम पूरा का पूरा ओएसए वाला है, लेकिन जो जो चीज़ प्रैक्टिकल थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम तो है ना डेटा को डिलीवर करना है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव में डेटा को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और जब ये डेटा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो वहाँ पे ये सब कुछ रीअसेंबल हो जाता है, ठीक है। ऐसा समझो, ऐसा समझो पूरा का पूरा। इंटरनेट लेयर वही जिस पे तुम्हारा आईपी एड्रेस से रास्ता निकलता है,
आईपी एड्रेस से रास्ता निकलता है। और नेटवर्क लेयर एक्सेस में या नेटवर्क एक्सेस लेयर में मैक एड्रेस और फिजिकल लेयर होता है। मतलब कहूँ तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर मिला के होता है, जिसमें तुम्हारा केबल भी आ जाता है और मैक एड्रेस भी आ जाता है। ये होता है, ये सब कुछ मिला मिला के बनाया गया है। और इसीलिए इतनी बड़ी चीज़ को याद ना करके इतने से पार्ट को याद रखना इजी पड़ जाता है, इसीलिए इसको रखा है। ठीक है, इसका ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए इसको प्रैक्टिकल भी बोला जाता है, क्योंकि सिंपल है, 4 लेयर है, कोई भी याद रख सकता है, मन में भी याद कर सकते हो। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क, हो गया याद। ATIN। ठीक है, ATIN हो गया याद। बस फिर मन से एक्सप्लेन करो इसको, मन से एक्सप्लेन करो, हो गया। अब थोड़ा लेयर्स के बीच का डिफरेंस भी है इनके। एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, तीनों लेयर मिलके एक लेयर है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये तीनों लेयर मिलके एक लेयर बनती है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। वो है TCP/IP मॉडल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। HTTP वेबसाइट के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, DNS आपके किसी भी वेबसाइट को एक नाम देने के लिए ताकि उसको पहचाना जा सके। ठीक है, SMTP ताकि आप मेल, ईमेल होता ना, नॉर्मल सा ईमेल, उसको ट्रांसफ़र कर सको। और SSH ये शेल होता है ताकि आप सिक्योरली किसी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो सको। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल होते हैं और ये सारे प्रोटोकॉल्स प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल्स हैं, प्रैक्टिकल है सारे के सारे। ठीक है, तो इन्हें हम आगे देखने वाले हैं। ये बस थ्योरी वाला पार्ट है, तो थ्योरी खत्म हो जाने दो एक बार। तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी हाँ, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें TCP और UDP का इस्तेमाल होता है। जो अभी मैंने पैकेट्स की बात करी ना कि डेटा टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ये होता है TCP लेयर के अंदर, और इसीलिए इसका नाम TCP/IP मॉडल है कि यहाँ पे ना डेटा टुकड़ों में टूट के हुए जाता है। ठीक है, और यूडीपी मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसा समझो, ऐसा समझो कि हम अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, तो लाइव क्लास में हम यूडीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तुम रिकॉर्डिंग्स करते हो, रिकॉर्डिंग्स देखते हो, तब तुम TCP का इस्तेमाल करते हो। बोलोगे सर कैसे, कैसे? मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मैंने अपना नाम लिखा था क्या मैंने अपना नाम लिखा था? अब बहुत लोग बोलेंगे हाँ, और जिनका ध्यान नहीं था वो बोलेंगे नहीं। ऐसे बोलेंगे ना। प्रूफ क्या है? क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यूडीपी लेयर में ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर आपने डेटा देखा तो देखा, नहीं तो वो आपसे मिस हो गया। ये यूडीपी लेयर में होता है। ठीक है, लेकिन TCP लेयर में ऐसा नहीं होता है। आप रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हो, ये वाले पोर्शन के ऊपर आके देख सकते हो रिकॉर्डिंग्स, या कहूँ तो डाउनलोड। जब आप डाउनलोड करते हो ना, तो आप उसे पॉज भी कर सकते हो और उसे ही प्ले भी कर सकते हो, या रिज्यूम कर सकते हो कि डाउनलोड करा है, मेरा नेट ख़त्म हो गया, बाकी क्या कल करूँगा, ऐसा। लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं कर सकते। एक तो आप लाइव लेक्चर देखोगे या तो एंड करोगे, यही दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसको रिज्यूम नहीं किया जा सकता। ऐसा है यूडीपी के अंदर। सेम है, पैकेट्स ट्रांसफ़र दोनों करते हैं, बस यही फ़र्क है इसका। अब जो डिफरेंस है इनके बीच का, वो काफ़ी सिंपल है। अच्छा, इंटरनेट तो बच गया ना। इंटरनेट लेयर में नेटवर्क लेयर मतलब वही तुम्हारी आईपी एड्रेस दिखाएगा ओएसए के हिसाब से, जिसमें प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है आईपी एड्रेस, आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स और एआरपी प्रोटोकॉल्स। आईपी एड्रेस तुम्हारे डिवाइस का आईपी एड्रेस जिससे तुम नेट इंटरनेट का इस्तेमाल करोगे। क्या कहा? डिवाइस का आईपी एड्रेस, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब तुम्हें इंटरनेट पे कुछ देखना है, कुछ सर्व करना है, तब ये आईपी एड्रेस की ज़रूरत तुम्हें होती है। इसके बिना तुम इंटरनेट को नहीं देख सकते। दूसरा आता है आईसीएमपी। ठीक है, ये मैसेज प्रोटोकॉल होता है। ये मैसेज करने का प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क लेयर में इस्तेमाल होता है ताकि झटपट मैसेज भेजा जा सके। प्रैक्टिकल करके देखना है तो देखो, CMD लिखो अपने सिस्टम में, और वहाँ पे ना पिंग लिखना। इसको जूम इन कैसे करूँ? ओके, वहाँ पे लिखो पिंग google.com। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे ना ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है।
यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक एक करके मैसेज भेजता है और रिस्पॉन्स आने पर बताता है। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि मैसेज भेजता है और रिस्पॉन्स आता है, वो क्लियर यहाँ पे लिखा है कि जो पैकेट्स है ना, जो पैकेट है, हमने 4 पैकेट सेंड करे और चारों के चारों पैकेट हमें रिसीव भी हुए, जिसकी मदद से कुछ भी पैकेट लॉस नहीं हुआ और सक्सेसफुली हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ये हम पिंग का इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं, पिंग google.com, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। और तीसरा आता है एआरपी प्रोटोकॉल। एआरपी प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से तुम मैक एड्रेस निकाल सकते हो, किसी भी डिवाइस का, किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस निकाल सकते हो। अगर अभी प्रैक्टिकल करके देखना है तो तुम उसे एआरपी लिखो, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो और एआरपी ए लिखो, ARP -A लिखो, ऐसा एंटर करो, करो ट्राई करो, लिखो ARP -A और एंटर करो। तो जितने भी तुम देख पाओगे यहाँ पे तुम्हें मैक एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर मैं इस मैक एड्रेस को कॉपी करता हूँ ना, लो मैंने मैक एड्रेस को कॉपी करा और मैंने कहा था कि मैक एड्रेस की मदद से हम डिवाइस का नाम पता कर सकते हैं, डिवाइस का नाम पता कर सकते हैं, बस एक बार मैक एड्रेस मिलना चाहिए। और मुझे मैक एड्रेस मिल गया, मैं इसको सर्च करता हूँ और डिवाइस का नाम है टेंडा, डिवाइस का नाम है टेंडा। और अगर मैं आईपी एड्रेस जो होता है ना, आईपी एड्रेस ये वाला, हाँ यही वाला है, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये मेरे राउटर का लॉगिन पैनल है जिसका नाम टेंडा लिखा है। तो ये मैक एड्रेस से तुम ऐसे डिवाइस को डिटेल्स पता कर सकते हो डिवाइस की। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। बस यही था बोरिंग लेक्चर, इतना ही था इसमें, इसमें यही था। और ये सेम लेयर है। अब अगर तुम्हें सच में इंटरनेट लेयर क्लियर है तो फिर ये तो ईजी है, इसको भी देख लेते हैं। तो ओएस और टीसीपी में फ़र्क क्या है? ओएस है में 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ 4 लेयर होते हैं। ओएस मॉडल आईएसओ द्वारा बनाया गया था, आईएसओ ने उसको डेवलप करा था। स्टिल टीसीपी आईपी मॉडल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या कहूँ तो डीओडी ने क्रिएट करा था। कब करा था? 90s में ही करा था। ठीक है, ओएस मॉडल एक रेफरेंस के लिए है। जब कोई सिखा रहा होता है ना नेटवर्किंग के बारे में, जब भी कोई पढ़ता है ना, तो सबसे पहले ओएस मॉडल ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है सीखने के लिए, थ्योरेटिकल है, सीखने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब उसको सच में इम्प्लीमेंट करना हो, प्रैक्टिकल करना हो, तब वो टीसीपी आईपी मॉडल का इस्तेमाल करता है, जो एक्चुअली इंटरनेट पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब ओएस मॉडल के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बेसिकली जनरल प्रोटोकॉल्स हैं। जनरल मतलब कि हाँ हैं भाई, अब इसके प्रोटोकॉल्स हमने देखे क्या? अच्छा, ये रहे इसके प्रोटोकॉल्स, ये वही प्रोटोकॉल्स है। जनरल मतलब इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं नेटवर्क लेयर में, टीसीपी, आईपी एड्रेस, ईथरनेट, वाईफाई, वीलैंस, ये सारे ना, तो देखे यही तो है। ये नेट बायोस, आरपीसी, पीपीटीपी, ये बस जनरल प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल्स के प्रोटोकॉल जो है वो प्रैक्टिकल मॉडल्स हैं, इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है, मतलब ऐसे प्रोटोकॉल्स जो इंटरनेट पे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए बस इतना फ़र्क है इनके बीच का, एक थ्योरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल। लास्ट में इनके प्रोटोकॉल्स और उनके वर्किंग के बारे में, थोड़ा बहुत वर्किंग के बारे में, तो ये आपके लिए मैं रखता हूँ कि आप इसे पढ़ोगे करके। ठीक है, क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ है क्या और? अच्छा, प्रैक्टिकल है फिर हमारे पास छोटा सा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है हमारे पास, वैसे मॉडल में छोटा सा प्रैक्टिकल है हमारे पास। ठीक है, ओके, प्रैक्टिकल नहीं है ये। चेकिंग आईपी कॉन्फ़िग, आईपी पिंग, हाँ हमने पिंग कमांड चला के देखा, ट्रेसर चला के देखा, वायरशार्क ट्रैक करके देखा। ठीक है, एआरपी प्रोटोकॉल, एआरपी मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये अब तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी का मैक एड्रेस ढूंढना हो तो। ठीक है,
ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी का मैक एड्रेस ढूंढना हो तब। ठीक है। एक रिक्वेस्ट होता है, जो रिक्वेस्ट राउटर में जाता है और वो राउटर मैक एड्रेस रिवील करता है किसी भी डिवाइस का, जिस डिवाइस के लिए तुमने मैक एड्रेस मांगा हो। ठीक है, ये एक चीज़ थी। क्लियर। अब थोड़े से कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में जान लेते हैं। तो लॉजिकल है, एच टी टी पी, ये तुम देख पा रहे हो वेबसाइट के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच टी टी पी एस लिखा है और ये वेबसाइट है। क्या है ये? वेबसाइट है। तो ये प्रोटोकॉल वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका पोर्ट नंबर भी होता है, जो पोर्ट नंबर 80 होता है। ठीक है। और जब एच टी टी पी एस होता है, जिसका सिक्योर्ड वर्जन कह सकते हो, इसका प्रोटोकॉल नंबर 443 होता है। ठीक है। सिंपली कहूँ तो वेबसाइट दिखाने के लिए एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल होता है। देन एप्लीकेशन लेयर में ही एस एम टी पी, आई एम ऐप या पॉप 3 प्रोटोकॉल के नाम है। ठीक है। जो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो भी ईमेल्स करते हो ना, गूगल मेल वगैरह करते हो, तो वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेल किसी को भी भेज सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन लेयर, वो है डी एन एस प्रोटोकॉल का नाम। ठीक है। सिंपली कहो तो जब आप google.com लिखते हो ना, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। पिंग गिटहब सुना है कभी? गिटहब.com। ठीक है, गिटहब.com। अब जो गिटहब है ना, ये डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम है। जब जब भी मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, ओके मैंने कॉपी नहीं करा, जब भी मैं इसकी आईपी एड्रेस को कॉपी करता हूँ, सुनो ध्यान से, इसको करा कॉपी तो करा पेस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि आप का जो भी कनेक्शन है प्राइवेट नहीं है, तो मैं इसको करता कंटिन्यू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसको कंटिन्यू करा, मुझे गिटहब के पेज पे लेके आया, मुझे गिटहब के पेज पे आया डायरेक्टली। ठीक है। मैंने तो गिटहब टाइप भी नहीं करा, मैंने गिटहब टाइप भी नहीं करा, लेकिन स्टिल आईपी एड्रेस की मदद से ही मैं गिटहब के ऊपर आ गया। ठीक है। अब अगर मैं गिटहब टाइप करता, तो बिना आईपी, अब इतने सारे आईपी एड्रेस होते हैं, github.com डाल दिया, गिटहब पे फिर से आ गया। लॉजिकल बात थी। ठीक है, लॉजिकल बात थी। अब ये रहा गिटहब का आईपी एड्रेस, इसको करो कॉपी, नोटपैड करो ओपन। ठीक है, नोटपैड करो ओपन, पेज डाउन, पेस्ट, गिटहब की आईपी एड्रेस। ठीक है, गिटहब, गूगल की आईपी एड्रेस क्या होगी? निकालते निकालते पता तो चलेगा कि डीएनएस का काम क्या है करके। google.com, पिंग करता हूँ इसे भी, कट करता हूँ, और ये रही गूगल की आईपी एड्रेस। ठीक है, गूगल की भी आईपी एड्रेस निकल गई। और वैसे ही हम एक काम करते हैं, यूट्यूब की भी निकालते हैं, youtube.com। ठीक है, यूट्यूब की भी आईपी एड्रेस निकल गई। ठीक है। अब चलो ठीक है, मुझे बताओ, क्या इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस तुम याद कर पाओगे क्या? कि चलो भाई मैं याद कर लूँगा, कल सुबह तक क्या सर आपको बता दूंगा याद करके, ऐसा कर पाओगे क्या? बोलोगे नहीं सर, ये तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है डीएनएस का। डीएनएस क्या करता है, तुम्हारे एक डोमेन को नेम दे देता है, जैसे गिटहब, एग्जाम्पल के तौर पे गिटहब। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं इन सभी नंबर्स को याद नहीं कर सकता, तो मैं उनको नाम दे देता हूँ। जब भी मैं इस नाम को टाइप करूँगा तो ये नंबर पे फ़ोन लग जाएगा। ऐसे हमारे मोबाइल में होता है, मोबाइल पे होता है ना कि हम नंबर तो याद नहीं रखते, लेकिन नाम ज़रूर याद रखते हैं, कि नाम डाल दूंगा, फ़ोन लग जाएगा बराबर उसी नंबर पे। वैसे डीएनएस भी काम करता है। जैसे मैं github.com लिखता हूँ, तो ये बराबर उसी आईपी एड्रेस को कॉल करता है, और वो आईपी एड्रेस पे जो भी होगा वो मुझे दिखाता है। इसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। और अगर मैं आईपी एड्रेस को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आईपी एड्रेस डालता हूँ, देखो आईपी एड्रेस डाला और इसको एंटर करा, स्टिल ये github.com पे लेके आएगा। तो जस्ट लाइक तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में होता है कॉन्टैक्ट फ़ोन, मतलब वही कि मोबाइल नंबर डायल करो तो और कॉल लग जाएगा, वैसे ही सेम डीएनएस में भी होता है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, जैसे google.com डालोगे, गूगल की आईपी आ जाएगी। आईपी को याद नहीं रखना है, इसलिए इस डीएनएस फीचर को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये आईपी एड्रेस, ठीक है, ये आईपी एड्रेस
और ये डीएनएस। ठीक है, आईपी एड्रेस और डीएनएस क्लियर। चलो, ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी आता है, यूडीपी जो अभी एक्सप्लेन करा था, आईपी एड्रेस भी एक्सप्लेन कर दिया, और पिंग की मदद से हमने आईसीएमपी को भी देख लिया। नेटवर्क एक्सेस में तुम्हारा इथरनेट केबल या तो वाईफाई दो ही आएगा, ठीक है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र भी होगा, जिससे डेटा ट्रांसफ़र भी होगा। इथरनेट केबल से तुम डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हो क्या? इंटरनेट तो मिलता है तुम्हें, इथरनेट केबल देखा है ना तुमने? नहीं देखा? वाईफाई का इस्तेमाल करा होगा। बस ये तुम्हें आईपी एड्रेस देते हैं फिर, जिससे तुम डेटास को ट्रांसफ़र कर पाते हो। बस सिंपल इज़ दैट, इतना ही है, और कुछ रॉकेट साइंस इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा था। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हल्का फुल्का। ठीक है, टास्क नंबर 1 प्रैक्टिकल करके देखते हैं। टास्क नंबर 2 में क्या है फिर? ओके, टास्क नंबर 2 होमवर्क है क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बराबर है, फोटोज़ चिपकाई है ना यहाँ पे, बराबर है। फोटोज़ चिपकाई है, इसका मतलब तुम्हें ये होमवर्क है, तुम्हें ये होमवर्क है, ओके। लेकिन तुम होमवर्क कैसे कर पाओगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है इसके बारे में। उसको देख लेते फिर। ये वाला होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें। टास्क नंबर 1 तुम खुद करो, और अगर हो जाए तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें टास्क नंबर 2 जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको बताता हूँ, ठीक है? चलेगा वैसे? टास्क नंबर 1 तुम देख लेना, टास्क नंबर 2 मैं तुम्हें बताता हूँ करके। जैसे पिंग करके हमें जितने पैकेट सेंड किए उतना रिसीव होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप डेटा सेंड कर रहे हो और सामने से आपको रिसीव भी हो रहा है। जस्ट लाइक कि आप हाई मैसेज सेंड करते हो सामने वाले को, ठीक है? अब सामने वाला ऑनलाइन है या ऑफलाइन है आपको पता चल जाता है, अगर डबल क्लिक आ गया इट मीन्स वो ऑनलाइन है, ठीक है? ब्लू टिक्स आ गया मतलब वो उसने आपका डेटा पढ़ लिया है, अब वो रिप्लाई करेगा, ऐसा। पिंग के केस में हम पिंग का भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मान लो किसी आईपी एड्रेस ने या किसी सिस्टम ने या किसी सर्वर ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद जब तुम पिंग करोगे ना तो तुम्हें रिप्लाई नहीं मिलेगा, डिले होगा और बोलेगा कि नॉट रीच करके, कनेक्शन ही नहीं होगा, कट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये पता लगाने के काम आता है। लेकिन अगर कनेक्शन जाता है, कनेक्शन जा रहा है और रिसीव भी हो रहा है, इसका मतलब आपको ब्लॉक नहीं करा है, बस थोड़ा स्लो है इंटरनेट। और ये ट्राई करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, पिंग टाइप करो, और बस जो भी डोमेन याद आता है डोमेन का नाम लिख दो। ड्रॉप ओवर जी डॉट इन लिखोगे तो ड्रॉप का भी तुम डोमेन को पिंग कर पाओगे। विंडोज़ के अंदर तुम 4 बार ही पिंग करते हो, लिनक्स के अंदर ये अनलिमिटेड चलता रहता है, ठीक है? लिनक्स के अंदर भी है ये कमांड और ये अनलिमिटेड चलता रहता है। जितने पैकेट सेंड किए उतने पैकेट रिसीव हो गए क्या, वो तुम्हें वहीं पे नीचे दिखाएगा। लेट्स से कि मैंने पूरे पैकेट सेंड करें, मैंने चार दो ही पैकेट सेंड करें और दो मुझे रिसीव हुए। होता कभी कभी ऐसा भी है कि मैं 10 पैकेट सेंड करता हूँ लेकिन मुझे 8 रिसीव होते हैं, तो बीच में कुछ खो जाता है पैकेट, जब लॉस में कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है? वो लॉस में कैलकुलेट हो जाता है। अब ये कैलकुलेट करता कैसा है, क्योंकि इसके अंदर ना इंडेक्स नंबर होता है, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर एक रेफरेंस आईडी होती है, उस आईडी की मदद से क्या पता लगाया जाता है। आईडी होती है, आईडी, ठीक है? कि ये पैकेज की आईडी ये है, वो है। जस्ट लाइक रोल नंबर, कि ट्रिप पे तो जा रहे हैं अपन स्कूल में सभी, लेकिन कुछ रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स गायब है, लेकिन पता है वो गायब है, तो उसको ऑप्शन डाल दो, वैसे ही कुछ है यहाँ पे भी, ठीक है? अब थोड़ा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। आईपी एड्रेस डीएनएस देख लिया, क्लियर है? बढ़िया। अब वायर शेयर को इंस्टॉल करना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे पेन ड्राइव के अंदर अवेलेबल है। स्टिल अगर किसी को बाहर से करना है तो तुम बाहर से कर लेना इसको। पेन ड्राइव के अंदर अवेलेबल है तो पहले पेन ड्राइव से ही दिखा देता हूँ, ठीक है? देखो, पेन ड्राइव को ओपन करते बराबर एकदम नीचे में वायर शार्क लिखा होगा। ये सॉफ्टवेयर है जो अभी हमें इस्तेमाल करना है। तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? इसको बंद करो सबसे पहले, मैं चला लेता हूँ इसको। मैं इस वायर शार्क को लिनक्स के अंदर चलाऊंगा। इसके पीछे का दो कारण, चलो यहीं पे चलाता हूँ, इसको यहीं पे इंस्टॉल करता हूँ, विंडोज़ में इंस्टॉल करता हूँ, लिनक्स पे नहीं करता अभी, ये लिनक्स को ओपन होने में टाइम लगेगा। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नोटेड वोटेड पे क्लिक कर देना, नेक्स्ट करके ख़त्म।
सिंपल इंस्टॉलेशन। क्या क्या है, दुनिया भर की चीज़ें। रैंडम पैकेट जनरेटर, SSH डंप, प्रोवाइड रिमोट कैप्चर थ्रू SSH। ओके, अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो इन्हें ओपन कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करना तो कर लो, नहीं तो फिर नहीं भी करा तो भी चल जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करना तो करो, नहीं तो नहीं करा तो भी चल जाएगा। देन नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर दो, ये इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारे सिस्टम में। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, हो गया, फिर इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारे सिस्टम में। पोर्ट्स वर्क नहीं हो रहा है या कुछ और, जैसे आपने कहा ब्लॉक हो सकते हैं हम किसी सर्विस पर। पोर्ट्स नहीं, आईपी एड्रेस ब्लॉक होती है। आईपी एड्रेस ब्लॉक होती है, जैसे कि मान लो कि आप कुछ मलेशियस सेंड कर रहे हो। आप फ्यूचर में चल के तुम फाइल इंक्लूजन टेक्निक सीखने वाले हो। ठीक है, जिसमें हम फाइल के एक्सटेंशन को चेंज करते हैं। जस्ट लाइक कि मैं आपको इमेज भेजूंगा, लेकिन वो इमेज नहीं होगी आपके सिस्टम में। वो इमेज ओपन तो होगी, लेकिन वो इमेज के साथ में एक ट्रोजन मैं चिपका के भेजूंगा। ठीक है, जो पता भी नहीं चलेगा। और अगर ऐसी चीज़ें तुम किसी सर्वर पे सेंड करते हो, तो सर्वर उसे मलिशियस समझ के आपके आईपी एड्रेस को ब्लॉक करता है। अब जितना हार्मफुल आपका एक्टिविटी होगा, उतने हिसाब से वो टाइम लेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप ये हरकतें कर रहे हो जो मैंने बताया, तो आपको परमानेंट बैन तक किया जा सकता है आईपी एड्रेस पे। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर कनेक्ट करना है तो दूसरी आईपी एड्रेस चाहिए होगी। ठीक है, वीपीएन लगा के भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वीपीएन का कंसेप्ट ही अलग है। कैसे देखोगे उसमें, कैसे देखना है? टाइम भी हो रहा है, वायर सर को भी दिखाना है, तो बस दिखा देता हूँ जल्दी से। 5 मिनट का काम रह गया। अभी कौन कौन सा प्रोटोकॉल दिखने वाला है बता दूँ। HTTP वेबसाइट के लिए, ICMP पिंग कमांड के लिए। ठीक है, ICMP पिंग कमांड के लिए। और UDP या फिर TCP देखेंगे, जो मिलता है वो देखने को मिलेगा। वायर शार्क नेटवर्क में कैप्चर करता है पैकेजेस को। जितने भी पैकेजेस जाते हैं उनको कैप्चर करता है। तो हमारा उम्मीद करता हूँ इंस्टॉल हो गया होगा वायर शार्क। ठीक है, ये रहा वायर शार्क, कुछ ऐसे दिखता है। रिमाइंड मी लेटर। जी, ऑप्शंस। अब यहाँ पे ना ऑप्शंस में तुम्हें सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इथरनेट टू, ये इथरनेट मतलब वही जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, इथरनेट ये मेरा ही केबल है, ऑप्शंस भी मेरा ही है, बस। इथरनेट टू। अब कंफर्म करने के लिए तुम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके IF कॉन्फ़िग या IP कॉन्फ़िग लिख सकते हो। IP कॉन्फ़िग, ये विंडोज़ में चलता है, जिसमें इथरनेट केबल या इथरनेट एडाप्टर देख पा रहे हो, जिसकी IP एड्रेस कुछ ये रही। ये विंडोज़ की IP एड्रेस है। और इथरनेट ही क्यों, क्योंकि मैं इथरनेट से कनेक्टेड भी हूँ। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा, तो ये यहीं पे मुझे ऑप्शन शो कराएगा, इथरनेट टू करके। ठीक है, बस, सिंपल इज़ दैट। अब वाशर को ओपन करो जल्दी से। इसके अंदर इथरनेट टू को मैं करता हूँ सिलेक्ट। जैसे मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ये UDP कनेक्शन जा रहा है। UDP कनेक्शन क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं गूगल मीट पे कनेक्टेड हूँ आप सभी के साथ। तो ये UDP कनेक्शन मैंने कहा था कि तब जाता है करके। और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल जा रहा है, जिसका नाम RTSP है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल, बट बेसिकली अभी इसका हमारा काम नहीं है। UDP देख पा रहे हो, तो इसको बंद करना होगा मुझे। UDP नहीं चाहिए। लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए इतने ज़्यादा पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं। इतने सारे पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस चल रही हैं। और इसकी IP एड्रेस थोड़ा सा मैं पॉज करके दिखाता हूँ। इसकी IP एड्रेस देखो क्या है। ये IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस है जहाँ तक मुझे लगता है। ये या फिर ये हो सकती है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी हो सकती है करके, तो गूगल मीट को मैं पिंग करके देखता हूँ। क्या करता हूँ, गूगल मीट को पिंग करके देखता हूँ। पिंग meet.google.com, सब डोमेन के साथ में। तो ओके, IP एड्रेस मिल गई 142 वाले। तो क्या ये सेम IP एड्रेस हमारे पास है क्या? नहीं, ऐसी तो IP एड्रेस नहीं है अपने पास। या कहूँ है अपने पास। ओके, मुझे यहाँ पे फ्लैग्स लगाने होंगे। IP एडर
मुझे फ्लैग्स लगाने होगी, तो फ्लैग्स की मदद से मैं इजीली देख पाऊंगा। ओके, अब क्लियर होगा। हाँ, ये रहे भाई अपने प्रोटोकॉल्स। ये रहा गूगल मीट का आईपी एड्रेस। आईसीएमपी प्रैक्टिकल देख पा रहे हो? ये पिंग करा मैंने इसको अभी 2 मिनट पहले, पिंग करा। पिंग करा, कितने पिंग करे? 2 पैकेजेस भेजे, सिर्फ 2 पैकेजेस भेजे। अच्छा छोड़ो, इसको हटाओ। एक नया पिंग करते हैं, यूट्यूब को पिंग करता हूँ मैं। यूट्यूब को पिंग करता हूँ, तो पिंग youtube.com, एंटर। 1 2 3 और 4, ये आईपी एड्रेस, इसको करता हूँ कॉपी। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट, एंटर। तो मैंने 4 बार सेंड करा डेटा। और यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन हुआ था हमारा सबसे पहले, टीसीपी मतलब हैंडशेक हुआ था। देन उसके बाद में आईसीएमपी पैकेजेस आए। कितने पैकेजेस आए? 4 पैकेजेस। पहला रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई। 4 बार, 4 बार रिक्वेस्ट करे, 4 बार रिप्लाई मिले। और वही चीज़ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी है कि हमने 4 बार रिक्वेस्ट करी, रिप्लाई मिला, रिक्वेस्ट करी, रिप्लाई मिला, रिक्वेस्ट करी, रिप्लाई मिला, रिक्वेस्ट करी, रिप्लाई मिला। इसलिए ज़ीरो लॉस्ट दिखा रहा है। तो ऐसे हम वायरशर का इस्तेमाल करते हैं, और आगे चल के हम इसका और भी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और भी इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे। और चाहूँ तो एच लिख के दिखाता हूँ, तो ये वेबसाइट के लिए बताएगा। ठीक है, ये देखो वेबसाइट के लिए। अगर मैं एक एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, यूट्यूब.com। यूट्यूब.com ओपन करा और इसे क्लोज भी कर दिया, ऑन करा, क्लोज भी करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब, तो ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा नहीं अपने को, पता है। तो यहाँ पे लिखना होगा HTTPS। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूट्यूब देखने को मिल जाएगा। आई गेस मैंने सर्च टाइम पे बराबर करा नहीं था ना, सर्च नहीं करा मैंने, इसको एंटर करो। ये सारे प्रोटोकॉल्स, इतने सारे, इतने स्पीड में प्रोटोकॉल इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरी लाइव लाइव क्लासेस चल रही है, तो लाइव पे ये यूडीपी प्रोटोकॉल्स जा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं यूट्यूब चलाता तो और बढ़िया हो जाता। यूट्यूब को ऑन करा और ये रहे यूट्यूब के प्रोटोकॉल्स जाएगा यहाँ से। अब यूडीपी यूडीपी ज़्यादा जा रहा है कि दिख ही नहीं रहा ढंग से इसमें। यूट्यूब यूट्यूब नहीं, अब इसमें यूट्यूब तो दिख ही नहीं रहा है। तो यूट्यूब की आईपी एड्रेस से पता लगाते हैं। यूट्यूब की आईपी एड्रेस से पता लगाते हैं, एंटर। नहीं, यूट्यूब का अलग ही सर्वर से हम कनेक्ट हो गए। जो भी हो, ऐसे हम पैकेजेस देख सकते हैं इसमें। तो टास्क नंबर 2 में हमें टीसीपी देखना था, यूडीपी देखना था, और एचटीटीपी देखना था। एचटीटीपी हमने देखा। और एग्जांपल के तौर पे काम करते हो, एक और वेबसाइट है मेरे पास में, टेस्ट php.vulnerable वेबसाइट। ठीक है, इसे ओपन करा, ये खुल गई वेबसाइट। इसे भी मैं पिंग करके देखता हूँ, इसे भी पिंग करके देखता हूँ, और पिंग करने के बाद हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, पिंग करने में होती है दिक्कत भाई बहुत ज़्यादा। पिंग, एंटर। इसकी आईपी एड्रेस देखने को मिल गई। 4 बार पिंग हुआ, आईपी को करा कॉपी। अब वाई शार्क में आता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे HTTP। जो भी प्रोटोकॉल तुम्हें ढूंढना है उसका नाम लिखो, अगर वो अवेलेबल होगा तो मैं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो HTTP लिखने के बाद एक है जो हम कनेक्ट हो पाए उससे, क्या नाम है इसका? ये देखो, ये वही आईपी एड्रेस है, ये वही आईपी एड्रेस है जो अभी हमने सर्च करा। 4428, क्या नाम है, 4428.249.3। मतलब हम उस वेबसाइट को देख पा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा और क्लियर वर्जन में देखना है तो यहाँ पे फॉलो नाम का ऑप्शन आता है, जो हम आगे सीखने वाले हैं वैसे भी, HTTP स्ट्रीम वगैरह में। ठीक है, ये और ऑप्शन आते हैं जिसमें तुम वेबसाइट का नाम भी देख पा रहे हो। ये है आगे, तो ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा, आगे तो और भी है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे वायर शार्क हमने देखा थोड़ा थोड़ा सा, और ये पूरी की पूरी कोडिंग है HTML उसके अंदर की। ठीक है, विद जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत। जो आगे है तो इतना इनफ है आज के लिए, आई होप। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हानिकारक है तुम्हारे लिए भी। ठीक है, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 कंप्लीटेड। लेसन नंबर 3 में कोई डाउट है क्या?
टास्क नंबर 1 तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम उसे खुद से करो। ठीक है, नहीं होता तो यहाँ पे लिखा है कैसे करना है करके। स्टिल अगर नहीं होता तो सपोर्ट टीम है उसके लिए। मैंने अगर स्टिल नहीं होता है तो फिर छोड़ देना उसे बीच में, बात दूसरा कुछ कर लेना। ठीक है। हाँ, ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आप मोबाइल से पिंग करते हो, मतलब मोबाइल के आईपी एड्रेस सर्च करते हो। वेट वेट, आपका मोबाइल भी नहीं है, आपका तो अलग ही है पे, कौन सा ही है? अच्छा, वीपीएन का है क्या? पता नहीं, लेकिन ये IPv6 वर्जन है। आईपी का ही टाइप है लेकिन वर्जन 6 का है। ठीक है। एप्लीकेशन में HTTP प्रोटोकॉल भी यूज़ होता है, हाँ। जो वेबसाइट के लिए एप्लीकेशन में क्या है, जो यूज़र इंटर मतलब जो यूज़र एक्सपीरियंस कर पाता है, फिर जो भी यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है, जैसे वो सॉफ्टवेयर हो गया फिर वेबसाइट होगी, उसे तो हम एप्लीकेशन लेयर में डालते हैं। दिमाग घूम रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग्स देख के इसे समझना होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें याद रहता है इनफ है ये। ठीक है, आगे के प्रैक्टिकल्स के लिए। अगर अभी अभी भी डाउट है तो बताओ। अभी डाउट है तो बताओ वहाँ पे कंप्लेंट नहीं डालने का। मैं बोलकर कंप्लेंट डाल दूंगा, अरे नहीं अभी बताओ। ठीक है। मैं डीपी देना फिर भी भूल गया, तो अभी डीपी तुम्हें दे दूंगा, डोंट वरी। वायर शार्क को लिनक्स में इंस्टॉल करें, ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल है। वायर शार्क लिनक्स में, विंडोज़ में इंस्टॉल करना होगा तुम्हें सिर्फ। और हो गया ना काम तो इसको बंद भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमेशा, बस एक कंसेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए, नेटवर्किंग का कंसेप्ट। फिर भी नेटवर्किंग के कंसेप्ट और बचे अपने पास में। हमने तो बस 2 ही कंसेप्ट देखे, और काफ़ी कंसेप्ट्स हैं। जैसे HTTP क्या होता है, उसके एस क्या लगता है, फाइल ट्रांसफर, ये सारे प्रैक्टिकल हो गए। SSH वगैरह सारे प्रैक्टिकल हो गए। फिर उसके बाद में नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, जो हमने देखे राउटर और स्विचेस। और थोड़ा उसको देखेंगे, थोड़ा बहुत। वैसे तुम्हें पहले ही पता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। और होगा तो फायरवॉल को सेटअप कर लेंगे, कोई भी एक छोटा सा फायरवॉल सेटअप कर लेंगे। ठीक है। और बस सिंपल IP एड्रेस, हार्डवेयर हैकिंग टूल, सिंपल है उसके बाद के कंसेप्ट। गूगल से भी इंस्टॉल कर सकते हो वायरशार। ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ ठीक होगा। नोड MCU डॉस के लिए होता है, 666 में हजाम नहीं हो रहा है। नहीं, अगर आपका डॉस अटैक चल रहा है तो फिर आप नहीं कर पाओगे कनेक्ट फिर से। मेरा TCP एंड और एक हो रहा है। अच्छा, हो रहा है UDP हो रहा होगा फिर, या क्विक हो रहा होगा, QUIC। कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट कौन से हैं? वो तो उसके लिए टीम है दोस्त। उस चीज़ के लिए टीम है, आपको टीम बताएगी, उसके लिए लिस्ट देगी पूरी पूरी। ठीक है, वो चीज़ें आप टीम से गाइडेंस कर लेना प्रशांत। होप इट विल वर्क। सो दैट्स फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्र, साइनिंग ऑफ। जय हिंद। जय हिंद लिखो, आलसी हो थोड़ा सा। हाँ, डन, गुड नाइट